तो चलिए आज के ट्रेड एक्शन और सेटअप की करते हैं शुरुआत। और आज है अप्रैल सीरीज की मंथली एक्सपायरी का दिन। भारतीय बाजार में कल हमने अच्छा एक्शन देखा और इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता ही वॉलेटिलिटी जरूर थी लेकिन ऑन पॉजिटिव साइड। अजय, 17,800 के पार निफ्टी का क्लोज होना क्या मजबूती के साइंस ही कहे जाएंगे? बिल्कुल। अगर आप इस सीरीज की शुरुआत में देखिए जो बहाल चल रहा था, डायरेक्टर साहब, अगर आप निफ्टी का एक महीने का चार्ट लेके आए तो रफली आपको मालूम चल जाएगा कि स्टार्ट ऑफ द सीरीज से एंड ऑफ द सीरीज में हमने कितना फासला तय किया है। इतना ज़्यादा लोगों को स्ट्रेंथ नहीं था, लेकिन हमने करीब करीब 900 पॉइंट का गेन इस सीरीज में ऑलरेडी कर लिया है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि शायद हम एक रेजिस्टेंस जोन में नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम 17,800 के ऊपर बंद हुए हैं और अभी भी अपवर्ड ट्रेंड में है। पुल बैक्स पे खरीदारी का माहौल जारी है। क्यों? क्योंकि एफआईआई सेलिंग कम हो गई है। दूसरा, डीआईएस की बाइंग लगातार चल रही है। अर्निंग से कोई बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज अभी तक नहीं आया है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा उम्मीद के अनुसार या कुछ जगहों पे उम्मीद से बेहतर भी नतीजे रहे। ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव रहा है, तो कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं लगना चाहिए कि जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा गिर जाए। जी हाँ, 200-300 पॉइंट का निफ्टी, 500-700 पॉइंट का पुल बैक बैंक निफ्टी है, बिल्कुल हो सकता है पॉसिबल। ये देखिए एफआईआईज ने जो आंकड़ा खरीदा है, ये देखिए ऑलमोस्ट 43,000। 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए किस कदर हम लोग जो हैं अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में जा रहे हैं बैंक निफ्टी पर भी। डायरेक्टर साहब, बैंक निफ्टी का एक महीने का डेटा लेके आइए। उस दौरान जब निफ्टी ने करीब करीब 860 पॉइंट गेन किया है, बैंक निफ्टी ने 3300 पॉइंट, 3,300 पॉइंट, 8.5%। ये होती है लीडरशिप बैंक की। क्यों? सॉलिड नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक के, इंडसइंड बैंक के, एचडीएफसी बैंक के, अब एक्सिस और एसबीआई के ऊपर नजर है। तो हम लेके आते हैं एक्सिस और एसबीआई के नतीजे बाकी हैं, उनके ऊपर बाजार की नजर है। और बाकी जो नंबर्स अभी तक आए हैं उनसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन इन्होंने बढ़ा दी है। लीडरशिप आपको सीधी नजर आ रही है। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो रेस्ट ऑफ द मार्केट भी बहुत, जो मार्केट के बड़े हिस्से हैं, एलएनटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर बैंक, सब में मजबूती आपको नजर आ रही है। लेकिन कल हमने एक और अच्छी देखी बात, मिड कैप में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मिड कैप फर्टिलाइजर स्टॉक्स कल चल रहे थे, मिड कैप पीएसयूज चल रहे थे। कल मिड कैप इंजीनियरिंग स्टॉक्स भी काफी ज्यादा चल रहे थे। आपका त्रिवेणी टर्बाइन, महिंद्रा सीआई 10-10% ऊपर बंद हुए। और मैं आपको बता दूं कि ब्रेंड के गिरने से कंज्यूमर स्टॉक्स, मैरिकोज ऑफ द वर्ल्ड, एचयूएल के नतीजे आज ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको बताया था कि रॉ मटेरियल के अलावा इनकी पैकेजिंग कॉस्ट ब्रेंड रिलेटेड होती हैं, इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डीजल होती है। तो आपको अच्छी तेजी कंज्यूमर स्टॉक्स में भी नजर आ रही है। और अभी तक आपका रूरल इकोनॉमी में रीबाउंड के संकेत दिख रहे हैं। बजाज ऑटो की अगर आप कमेंट्री देखें, टाटा कंज्यूमर की कमेंट्री देखें, तो कुल मिला के बाजार में पुल बैक में खरीदारी का रुझान अभी भी जारी है। लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सीरीज 70 पॉइंट के प्रीमियम से। और इस सीरीज का जायजा और आगे सीरीज का जो स्टार्ट है, रोल ओवर डेटा, क्योंकि आज लास्ट डे है ऑफ कोर्स, ये हमें बताएंगे डिम्पी। गुड मॉर्निंग डिम्पी। गुड मॉर्निंग अजय। इस बार का जो सीरीज़ है अपने आप में काफ़ी एक्साइटिंग है और हम काफ़ी दिनों के बाद हम 5% देख रहे हैं। हमने पूरा डाटा निकाल के रखा आपके लिए, तो एक एक करके मैं एक एक पॉइंट पे आता हूँ। पहले आते हैं कि इस मंथ में अभी तक के रिटर्न्स कैसे रहे, यानी साल के अंदर। जनवरी के अंदर नेगेटिव, फरवरी के अंदर आप नेगेटिव हैं, आप मार्च के अंदर हल्का सा पॉजिटिव हुए थे क्योंकि आपको पता है बैक टू बैक नेगेटिव की चर्चा हो रही थी, लेकिन क्लोज होते होते हम 0.32% से क्लोज हो गए थे। अप्रैल के अंदर जोरदार 5% का हमको रिटर्न देखने को मिला, ये काफ़ी शानदार था। फिर हमने ये भी डाटा निकाला कि आखिरकार मई सीरीज रहती कैसे है। ये भी आप वो चीज़ मत चलाइए, वही चीज़ चलाइए जो मैं बोल रहा हूँ। मई सीरीज कैसी रहती है पिछले 3 साल के अंदर। अगर आप देखेंगे तो -2% 2020 के अंदर, फरवरी के अंदर 6% का गेन था और 2022 के अंदर -3% का। यानी कि आप तैयार हो जाइए मई सीरीज के अंदर भी अच्छे खासे रिटर्न के लिए। ये मई का डाटा हमने आपके लिए रखा। 2% तो मिनिमम मिल रहा है पिछले 3 साल से। अगर आप एवरेज कर लें तब भी, अगर आप नहीं देखें एवरेज करें तब भी, सामने देखेंगे तब भी, तो आप 2% के स्विंग के लिए और तैयार हो जाइएगा। आते हैं लास्ट, ऐसा कब हुआ है कि जब 5% का निफ्टी ने रिटर्न दिया है, जो अभी निफ्टी आपको दे रहा है? ये जुलाई 2022 में हुआ, ये अक्टूबर 2022 के अंदर हुआ और फरवरी महीने में 2021 में 3 बार हुआ था। फरवरी मंथ में, मई मंथ में और अगस्त मंथ में। डेट मीन्स अगर आप इन सभी मंथ्स का एक जायजा ले रहे हैं, हर 2-3 महीने के बाद एक बड़ा स्विंग मार्केट के अंदर आ रहा है, जो अभी आपने अप्रैल के अंदर भी देखा, जब जैन से लेके मार्च तक कुछ नहीं था, लेकिन अप्रैल के अंदर उसने सारी क्षति को
पूरा कर दिया। तो इसलिए आप हर 2-3 महीने बाद मार्केट के अंदर एक बड़े स्विंग के लिए तैयार रहिएगा। ये बाजार की अंडरटोन है जो हमने रीड किया अभी तक। अब आते हैं रोल ओवर वगैरह पे नंबर्स पे। इस समय का अगर आप रोल ओवर नंबर देखेंगे तो निफ्टी का 46% का रोल ओवर है, ये एवरेज से कम है। बैंक निफ्टी का रोल ओवर करीब 58% है, ये एवरेज से कम है। आज का दिन मैं जोड़ दूं, दोनों को 80% लेके आना होगा। अगर 80% नहीं लेके आते, रोल ओवर कमजोर रोल ओवर होगा। इसका फायदा और नुकसान क्या होता है कमजोर रोल ओवर होने का? फायदा ये होता है कि सीरीज लाइट चली जाती है, यानी कि अगली सीरीज में जो भी खबरें आएंगी उस पर वो रिएक्ट करेगा, पुराना बैगेज नहीं लेके आ रहा है। रोल ओवर ज्यादा होना भी खतरनाक है, कम होना भी खतरनाक है। सीरीज लाइट होने से नेगेटिव खबर आ गई तो क्रैक भी फास्ट आ जाएंगे, इसलिए बी अवेयर, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। सेक्टोरियली बैंकिंग पे, एफएमसीजी पे, फाइनेंशियल कंपनीज पे रोल ओवर काफी स्ट्रांग जा रहा है, और फार्मा, आईटी, स्लाइटली मेटल्स का भी रोल ओवर उतना अच्छा है नहीं, ये भी हमने निकाल के रखा है। अब आते हैं रोल ओवर के सबसे बड़े कंटेंडर कौन कौन से हैं। हेवल्स, एसबीआई कार्ड, चोलामंडलम फाइनेंस और ग्रासिम। आप ये देखेंगे इनके अंदर अच्छा रोल ओवर, पॉजिटिव रोल ओवर देखने को मिल रहा है। जिसमें कमजोर है वो एचडीएफसी, ओएनजीसी, टाटा स्टील, ये वो कुछ एक कमजोर वाले रोल ओवर वाले डाटा हैं। एक पॉइंट और मैं और बताऊंगा कि एफआईज की होल्डिंग बहुत ही स्ट्रांग रही है इस सीरीज के अंदर। वो 10% से शुरू हुए थे, अब वो 46% लॉन्ग रखते हैं अपने आप में। और बैंक निफ्टी इस समय की जो उनकी होल्डिंग्स हैं रिटेल की, माफ कीजिए, वो करीब 48% की है, और उन्होंने शुरुआत की थी 60% से। इसका मतलब ये हुआ कि रिटेल ने माल बेचा है, एफआईज ने माल खरीदा है, इसलिए आपका मनोबल इतना ऊंचा है कि अभी आप 17,600 के बार बार सपोर्ट को देखते हो और 18,000 की बात बोलते हो। ये सिर्फ एफआईज की बदौलत हो रहा है। फिर हमने प्रीमियम और डिस्काउंट्स चेक किए कि मार्केट के अंदर एक्चुअली चल कितने रहे हैं। अगर आप इस मंथ की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सिर्फ 11 पॉइंट का प्रीमियम है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि शुरुआत 130 पॉइंट के साथ हुई थी और अभी प्रीमियम कम है। जिस बैंक निफ्टी ने दमदार प्रदर्शन अभी किया, आप बता रहे थे 3500 पॉइंट का गेन दिया, वो एक्चुअली में थोड़ा डिस्काउंट में आ चुका है। इसका मतलब क्या अगली सीरीज में इच्छा शक्ति उतनी स्ट्रांग है? नहीं, क्योंकि जब हमने सीरीज की शुरुआत की थी तब इच्छा शक्ति 250 पॉइंट की थी। अब आप वो डिस्काउंट लेके चल रहे हैं जो कि 5 पॉइंट का है। ये इच्छा शक्ति का सूचक होता है प्रीमियम्स। फिर हमने ये चेक किया कि रोल ओवर कॉस्ट क्या है। मान लीजिए मेरे को अप्रैल का सौदा काटना है और मई का सौदा लेना है, तो मेरा खर्चा कितना आने वाला है? निफ्टी के अंदर वो खर्च आपका आएगा 70 पॉइंट का, बैंक निफ्टी पे खर्च आपका आएगा वो 75 पॉइंट का। तो 75 पॉइंट्स आपको देने पड़ेंगे। इस बीच हमने ये भी निकाला कि इस समय की पोजीशंस के हिसाब से स्ट्रांग गेनर कौन कौन से बने इस सीरीज के। तो अभी आप जिनके नाम बता रहे थे उसके अलावा, बैंक्स के अलावा, गोदरेज प्रॉपर्टी, फार्मास्यूटिकल्स की 2 कंपनी, औरो ग्लेन और एक रियल एस्टेट की कंपनी डीएलएफ, ये काफी अच्छा प्रदर्शन देके गई हैं। और जो लूजर्स थे इस सीरीज के वो थे इन्फोसिस, जी एंटरटेनमेंट, इप्का लैब और पीएनबी हाउसिंग जैसे शेयर्स। निम्पी, तो थोड़ी सी तो लॉन्ग पोजीशन और बड़ी है, 46:54 अब लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है एफआईस की, ठीक है। लेकिन एक जो बहुत ही बड़ी क्रूशल डिस्कशन है वो क्रूड को लेकर है, क्योंकि क्रूड लगातार अब अप्रैल महीने में ही आप देखें तो अपने टॉप से 10% नीचे आ चुका है। क्रूड अजय वैसे तो इमर्जिंग कंट्रीज के लिए अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है, कई सारे क्रूड डेरिवेटिव की पॉकेट्स को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलेगी, ट्रेड का वॉल्यूम मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम लॉन्गर साइंस तो इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वही के ही। देखिए, इसमें 2 पार्ट हैं, एक मैक्रो पार्ट और एक है माइक्रो पार्ट। क्विकली पहले मैक्रो पार्ट बता देता हूं मैं, उसके बाद हम माइक्रो की बात करेंगे। मैक्रो पार्ट ये है कि जो नीचे वाला लो आपको दिख रहा है वी ब्लू रंग का, वो जो है $75 का मार्क है, जो अभी कुछ दिन पहले गया था, कुछ महीने पहले गया था, वापस लेके आई डॉक्टर साहब, वही ग्राफ लेके आइए, वही मैटर करता है। तो यानी हम 77 पे आ गए, हम 75 की तरफ जा रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था, लोगों को लगा था एक वन ऑफ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वापस हम गए ऑलमोस्ट $90 के बाद, वहां से रिवर्स करके और 77 के पास आ गए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को ये माहौल लग रहा है कि आगे आने वाला जो स्लो डाउन है वो काफी ज्यादा है। पूरा इकोनॉमिक डेटा, आप किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेटा उठा के देख लीजिए, पिछले 1 महीने में सिर्फ इन्फ्लेशन ही नहीं, दुनिया भर का कंजम्पशन डेटा, दुनिया भर का मैन्युफैक्चरिंग डेटा, आईएसएम डेटा सब पलट गया है। तो बाजार ये फैक्टर इन कर रहा है कि आगे वाला स्लो डाउन है। और नेक्स्ट 6 महीने में कौन से रीजन्स? यूरोप ऑलरेडी स्लो डाउन में भयंकर तरीके से, चाइना उतना तेजी से रिकवर नहीं कर पाया जितना सोचा था, जो फिशराकी जी कह के गए थे। मैं आपसे पूछने ही वाली थी, और यूएस भी, उनके कमेंट्स को कैसे हम रियलाइज करें, क्योंकि उन्होंने तो $100 और उसके ऊपर भी, उन्होंने कल ये थोड़ी बोला था अगले महीने 100 में मिलेगा, उन्होंने साल के एंड में, दिसंबर की बात की है उन्होंने, अच्छा अभी नहीं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अब जो है ना सब प्रोडक्शन काटने लगे। अब वो प्रोडक्शन भी
ओवरशूट करेंगे डाउन साइड पे, तो वो बहुत दूर है 20 साल का एंड। अब ये देखिए दूसरा पॉइंट, अब आप कंज्यूमर स्टॉक्स पर नजर रखिए, आप टायर स्टॉक्स पर नजर रखिए। डॉक्टर साहब लेके आइए HUL, जैसा मैंने बताया आपको, पैकेजिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 3 इंपॉर्टेंट कॉस्ट कम होने की HUL पे सेंटिमेंट इंपैक्ट आता है। टायर स्टॉक्स लेके आइए, OMCs लेके आइए आप, और आप सीमेंट लेके आइए, वहाँ भी बड़ा हाल है। तो अगर स्लोडाउन जैसा माहौल रहता है और क्रूड अंडर चेक रहता है, तो आपको ये स्टॉक्स, ये ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। लेकिन अभी हम जाते हैं अपने टेक्निकल पैनलिस्ट के पास जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, तो चलिए हमारे टेक्निकल पैनल से भी बातचीत करेंगे और निकुंज भी हमारे साथ अब जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बात होगी। 4 बड़े ट्रिगर्स आपके स्क्रीन पर उसी के साथ साथ हम फ्लैश कर रहे हैं, जहां ग्लोबल और कच्चे तेल की चाल को तो हमने टच बेस किया ही है। क्रूड में गिरावट जरूर है, लेकिन नतीजों के लिहाज से कई सारी कंपनियों के नंबर्स आए हैं और कई सारे आने वाले। बजाज फाइनेंस अनुमान से अच्छे नतीजे, HDFC लाइफ, SBI लाइफ के भी नंबर्स इन लाइन, SBI लाइफ, HDFC लाइफ पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स। और आज निफ्टी की दिग्गज कंपनियां विप्रो, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, HUL, ये सारी की सारी कंपनियों के नंबर्स आएंगे। तो ये रहेगा मार्केट का एक्शन। हमारे साथ 18 स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया आप जुड़ गए हैं। निकुंज से बातचीत करते हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। सेंटिमेंट्स विदेशी बाजार से इस वक्त मिले जुले जरूर है, लेकिन आज तो कच्चे तेल की चाल है जिसने हर तरफ, कह सकते हैं ऑफकोर्स डोमेस्टिक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव जरूर है, लेकिन इकोनॉमी के स्तर पर अगर देखें इतनी बड़ी गिरावट। नहीं, क्रूड बिगनिंग ऑफ द ईयर में भी $70 हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहला जो प्रिंट है हम रिविजिट कर रहे हैं। मगर देखिए जी, मैं बुलिश रहूंगा जी। मेरे हिसाब से बाजार का जो मूल्यांकन है इस समय अट्रैक्टिव है। बाजार के अंदर जो चाल है अभी पकड़ में आई है, बाजार के अंदर जो लय है अभी बदली है जी। 1 महीने पहले हम क्या बात कर रहे थे, ब्रेक डाउन। अब हम क्या बात करें, ब्रेकआउट। ये मार्केट है जी। देखिए मार्केट एक पैटर्न फॉलो करता है। वो नीचे का आपका जो, जिसे हम कहते हैं जो लेवल है, वह इस समय आपको पता है कि मार्केट कहाँ पे जाकर के थमा है। जी, मैं पॉइंट बार बार दोहरा रहा था कि यह साल जो रहा है न्यूज़ फ्लो के लिए बड़ा ही पेचीदा रहा है। इतने पेचीदे न्यूज़ फ्लो के बावजूद भी 16,800, 16,500, 16,700 निफ्टी में इंट्राडे में भी इंटैक्ट रहा। तो जाहिर है मार्केट में लोअर लेवल में इंटरेस्ट है। अब हम देख रहे हैं उस एविडेंस का, नंबर्स ठीक हैं, क्रूड गिर चुका है, FI वापस आ चुके हैं, वैल्यूएशंस को लेकर के जो कंसर्न्स थी इस समय सेटल हो रही हैं। द डिजायर टू पार्टिसिपेट मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स वापस आने लगा है। और अजय, आप कमेंट्री देखिए मैनेजमेंट्स की। 1 साल पहले मैनेजमेंट्स क्या बोलते थे, हाय युद्ध हो रहा है, इन्फ्लेशन आ गई है, महंगाई की मार्जिन नीचे जाएंगे, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, कमर कस लो, समय खराब है, कोविड गया मगर युद्ध चालू है। कितना हम लोग ने फोकस करा था इन्फ्लेशन और युद्ध को लेकर के। युद्ध खत्म नहीं हुआ है मगर इन्फ्लेशन पीक हो रही है, डॉलर इंडेक्स गिर चुका है। सब मैनेजमेंट्स आपको क्या बोल रहे हैं, बजाज फाइनेंस 30% AUM ग्रोथ की बात कर रहा है, 30%। बैलेंस शीट साइज देखिए उनकी। टाटा कंज्यूमर कल कहता है कि 2024 हमारे लिए अच्छा साल रहा है। ICICI बैंक क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहा है। इंडसइंड बैंक आकर के हमें बोलता है कि 18 से 22% में क्रेडिट ग्रोथ हमारी रहेगी। किसी भी मैनेजमेंट ने आकर के मुझे बहुत बेरिश कमेंट्री नहीं दी। IT जी हाँ एक कंसर्न है, उसमें भी अगर इन्फोसिस आउटलायर है तो मैस्टेक के नंबर अच्छे हैं, अगर परसिस्टेंट के नंबर अच्छे हैं तो आपने देखा TCS के नंबर धीमे हैं। तो जो IT में हुआ सेक्टर स्पेसिफिक है। बाकी सेक्टरों में जहाँ पे इन्फ्लेशन की मार थी, मार्जिन की मार थी, वो ठीक ठाक हो रहे हैं। तो फॉर द सेक ऑफ बीइंग बेरिश यू शुड नॉट बी बेरिश जस्ट बिकॉज मार्केट्स हैव गॉन अप। वो खट्टे अंगूर नहीं होते हैं जी, मार्केट एक चाल है, पकड़िए उसको। निकुंज, तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि अभी तक जितने नंबर्स आए हैं, आई थिंक अभी 15% 20% नंबर ही आए हैं, लेकिन फिर भी ये सेंस ये आ रहा है आपका कि एक IT छोड़ दें, उसमें विद इन IT एक इन्फोसिस छोड़ दें, बाकी रिजल्ट को देखें, लेंडर्स, बैंक्स, कंज्यूमर लेंडर्स और कुछ FMCG कंपनीज तो मिले जुले टू पॉजिटिव टिल्ट की तरफ है। इसका बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। मैं एक बार सीरीज के बारे में बात करना चाहूंगा निकुंज आपसे। रेड्डी साहब वापस से लेके आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी इस सीरीज। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 9% करीब बैंक निफ्टी एक सीरीज में चलेगा, 3,500 पॉइंट और करीब 900 पॉइंट बैंक निफ्टी चल चुका है। ये 6 महीने बाद हमने देखा है इस तरह की तेजी। मे सीरीज पे या बाजार का सेटअप, जो कोई प्रीमियम डेटा या फ्लोज का डेटा, थॉट्स आपके? आप अप्रैल सीरीज की बात कर रहे हैं। वो पूरे साल का आप निफ्टी का मूव देखिए, क्या है आपका निफ्टी का मूव, पूरे साल का निफ्टी का मूव डायरेक्टर साहब अगर दिखाएंगे झुकना पड़ता है जी। अब देखिए उम्र हो रही है।
पूरे साल का देखिए, ये तो एक मंथ का हम चेंज देख रहे हैं, पूरे साल का अगर डायरेक्टर साहब दिखाएंगे तो 52 वीक चेंज नहीं भैया, YTD चेंज दिखाइए। 52 वीक चेंज भी 3% है, तो कुछ नहीं हुआ मार्केट के अंदर। अगर आप YTD चेंज देखेंगे तो मार्केट वहीं पर टिका हुआ है। पूरे साल के अंदर मार्केट 2% नीचे है, 2% नीचे है मार्केट अभी, तो मार्केट टेक्निकली पे गया ही नहीं है। हाँ, गुंजाइश है यहाँ से भी। तो इस साल एक अंग्रेजी में कहावत थी जो मैं कल भी बोल रहा था, दोबारा बोलूंगा, डोंट सेल इन द मंथ ऑफ मे एंड गो अवे। कल ही बोला था आपने। हम अक्सर बोलते हैं जी इन द मंथ ऑफ मे एंड गो अवे। बच्चों की छुट्टी होती है, आप वेकेशन से पहले वेकेशन में जाइए, बट बाजार में वेकेशन में जाइए, बाजार में छोड़ के जाइए, बिकॉज बाजार में मुझे लगता है कि आखिरी पड़ाव, आखिरी उछाल है। और अभी आज अगर 17,800 के आसपास आप हैं, अगर वो पार हो गया और 18,000 के आसपास निफ्टी आ गया तो एक ब्रेकआउट हो गया, जिसकी हम कई दिनों से बात कर रहे थे। तो एक महीने पहले जब हमने अप्रैल सीरीज चालू करी थी तो हम बात कर रहे थे, अरे 3 सीरीज नेगेटिव है, हम चौथी नेगेटिव होगी क्या, ब्रेक डाउन है, 16,500 आ गया तो क्या सीधा 15,700 जाएगा। तो ये मार्केट है, ये घूम चुका है। राइट, मार्केट घूम चुका है। निकुंज, हालांकि आपने बजाज फाइनेंस को बहुत ब्रीफली टच बेस किया, लेकिन जिस तरह की बुलिश रिपोर्ट्स आ रही हैं बजाज फाइनेंस में, 8,000 9,000 के टारगेट की बात की जा रही है, 6,000 के ऊपर ऑलरेडी है। इस रिपोर्ट पर अगर आपने कुछ एनालाइज किया हो जो आप शेयर करना चाहते हो, या फिर मारुति के भी नंबर्स, उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, मारुति के अंदर मेरा मानना है कि मारुति हालांकि सस्ता है, मार्केट शेयर उनका इंटैक्ट है, मगर मेरा अभी भी मानना है कि मार्केट के अंदर नियर टर्म अभी जो प्रीमियम मिलेगा वो टाटा मोटर्स को मिलेगा। बिकॉज रेट ऑफ चेंज इन टाटा मोटर्स इन नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स, ऑपरेटिंग लेवरेज या फिर फाइनेंशियल लेवरेज या फिर जो उनकी सब्सिडरीज में लिस्टिंग हो रही है, JLR का बिजनेस है और सेमीकंडक्टर की इश्यूज, इन सबको मिलाकर के रेट ऑफ चेंज अगले 2 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है टाटा मोटर में रहेगा। 2022 में हमने देखा रेट ऑफ चेंज सबसे ज़्यादा जैसे महिंद्रा में था, सब्सिडरीज को ठीक करा गया था, SUV लॉन्चेज उनकी सक्सेसफुल हुई थी, अनीश साहब ने बढ़िया काम करा था, तो रेट ऑफ चेंज में मैं हमेशा देखता हूँ। मारुति में मुझे नियर टर्म में कोई रेट ऑफ चेंज नहीं लग रहा है, रिपेयर वर्क रहेगा, SUV आ रहे हैं वापस, मगर कोई बहुत इंक्रीमेंटल छलांग नहीं लगा सकता है। बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ दोस क्लासिक स्टॉक्स जिसको आप अगर 2, 3, 5 साल तक रख सकते हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए ये। मगर आप रोज इसका भाव देखेंगे कि आज ये 100 रुपये गिर गया, आज 200 रुपये गिर गया, तो फिर मेरे हिसाब से वह मज़ा नहीं आएगा। बजाज, अगर आप HDFC बैंक की जर्नी देखें 2000 से 2020 में, यू नो इट्स सच अ कोइंसिडेंस, जिस दिन मैंने अपना टेलीविजन करियर स्टार्ट करा था उस दिन HDFC बैंक का बर्थ हुआ था, टाइम्स बैंक HDFC बैंक का मर्जर हुआ था। सो यू जस्ट सीन द जर्नी ऑफ HDFC बैंक। और 2020 से 2021 तक में एक 100 बैगर हुआ है। क्यों आई जी 100 बैगर? 20% ग्रोथ करता है। तो क्या बजाज फाइनेंस 20% ग्रोथ कर सकता है? जी हाँ। क्या बजाज फाइनेंस जो एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है पिछले दशक का उस प्रकार के रिटर्न्स देगा? जी नहीं। मगर क्या बजाज फाइनेंस अगले 5 साल के अंदर आपको क्यूमुलेटिवली 11 से 13% रिटर्न दे सकता है, जो कि निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न रहेगा या बैंक निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न रहेगा? मुझे लगता है वो एक प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है। बिकॉज इस सेक्टर के अंदर 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं। इस सेक्टर के अंदर 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं। नंबर 1 सिबिल और आधार, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन मिलता है और जिससे आपका लोन में आप अगर EMI नहीं करते तो आपको लोन रिपेमेंट हिस्ट्री खराब हो जाती है। दूसरा डेटा माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जब 2 चीज़ें आती हैं तो आने वाले समय में जो कंपनी डेटा माइनिंग और डेटा मैनेजमेंट में रहती हैं तो वो काफ़ी लेंडिंग एफिशिएंटली करती हैं। तो मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में यह लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। इनफैक्ट एक और बात हुई, ये जो नज़रअंदाज वाली आपने पॉइंट बोली, अगर आप देखें लास्ट 3-4 साल का, वो संदेह और नज़रअंदाज ने ऑलरेडी टाइम करेक्शन कर दिया और अब नंबर्स घूमना शुरू हो गए वापस। स्टॉक महंगा है। हाँ, उस समय 8 टाइम चला गया था। अभी भी स्टॉक अगर आप किसी भी आर्टस्टिक में देखें तो स्टॉक अभी भी महंगा है। तो बजाज फाइनेंस इज नॉट अ स्टॉक, जो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, आफ्टर टाइम वाइज करेक्शन ऑल्सो गोल्ड इज नॉट, बजाज फाइनेंस इज गोल्ड। एग्जाम्पल के लिए वो डायमंड के प्राइस पर आ गया था, डायमंड से गिर करके वह भी 22 कैरेट गोल्ड पर आया। तो वो ऐसा नहीं है कि बट वही रेंज रहती है उसकी ना। हाँ, क्योंकि वो कभी चांदी के भाव पे या पीतल के भाव में मिलेगा भी नहीं। गोल्ड तो हमेशा ही रहेगा। तो अब आपको आर्बिट्राज वही लेना है। वही है। अब आपको नेचुरल गोल्ड का अप्रिसिएशन जो होता है,
हर दशक के अंदर उस होता नजर ही है। एक नजरअंदाज की नजर बात की है, बात मतलब है। मैं एक बता रहा हूँ जी। कि आपकी जो वो रहना चाहिए। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक की जो आपने बात की वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। निकुंज ने कुछ 1300 साढ़े 1300 के आसपास हम लोगों ने डीप डाइव की थी इसमें कि लोग संदेह क्यों कर रहे हैं इनकी ग्रोथ को या कॉर्पोरेट डेवलपमेंट जो है। 1.5 साल तक लोग संदेह करते हैं और अटक गया एचडीएफसी बैंक। जब लोगों को क्लैरिटी आती गई, हमने भी जबरदस्त कवरेज किया, बड़े बड़े मैनेजमेंट्स को सारा एनालिसिस, वापस 1350 लाख को 1700 में मिल रहा है। तो यही अपॉर्चुनिटी होती है जो निकुंज ने बताया कि डायमंड कई बार गोल्ड वो भी 22 कैरेट पे चला जाता है, फिर वापस डायमंड, तो एक अपॉर्चुनिटी, वो पीतल के भाव कभी नहीं मिलेगा। मार्केट में नया कभी कुछ नहीं होता है। मार्केट में नया कभी कुछ नहीं होता है, पात्र बदलते हैं। अंग्रेजी में हम बोलते हैं कोर्सेज रिमेन द सेम, हॉर्सेस दे चेंज। जो हमने इस साल और लास्ट ईयर इनमें देखा था स्टॉक्स में, आपके जो कंज्यूमर टेक स्टॉक्स में है, वह एक ज़माने में हमने इंटरनेट, वो हमने आईटी सर्विसेज में देखा था 2000 के अंदर। जो आज हमने एनबीएफसीज में जो आज जिस प्रकार का उत्साह हमने देखा है, जिस प्रकार का उत्साह हमने इन स्टॉक्स में देखा था, उसी प्रकार की उनकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद गिरावट आई थी और फिर स्टेबलाइजेशन आया था। तो मार्केट में नया कुछ नहीं होता। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट निकुंज। आगे बढ़ते हैं। किरण और हमारे साथ प्रशांत जुड़ रहे हैं इस समय बातचीत करने के लिए। किरण, प्रशांत, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। एक बार क्विकली लेवल्स की बात कर लेते हैं। कल 17,800 के ऊपर हम बंद हुए हैं और 200 पॉइंट दूर हैं बैंक निफ्टी में 43,000 से। अब यहां से अगर हम लॉन्ग ट्रेड जारी रख रहे हैं तो क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक कर लें या स्टॉप लॉस लगा के अभी भी होल्ड करें? प्रशांत और किरण। प्रशांत, आपसे शुरुआत करूंगा। लेवल्स बताएं और ट्रेड बताएं इंडेक्स पे। जी, मॉर्निंग अजय, प्रियंका, मानसी एंड निकुंज एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग एक्सपायरी हो सकती है। ये क्यों हो सकती है? तो अगर हम निफ्टी की तरफ देखें, मैं अगर अप्रैल फ्यूचर्स को देखूं तो जो हमने इस सीरीज में हाई बनाया था, हम उसके बहुत नजदीक है। और एक्सपायरी के लास्ट दिन नॉर्मली ये होता है कि अगर हम उस सीरीज हाई को दोपहर के सत्र में क्रॉस कर दें, आफ्टरनून सेशन में, तो नॉर्मली एक पैनिक आती है। किन में आती है पैनिक? तो वो कॉल राइटर्स में आती है और उनकी जो शॉर्ट कवरिंग होगी उससे ही दोपहर के सत्र में करीबन 100-150 पॉइंट निफ्टी में आने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम सीरीज हाई को क्रॉस कर दे आफ्टरनून सेशन में तो शायद एक्सपायरी अच्छी होगी। बट मुझे निफ्टी से ज्यादा पर्सनली ये आज की एक्सपायरी छोड़ के लग रहा है कि अगले महीने के यानी मई सीरीज के लिए बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छी मूव देख सकती है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा। ओवरऑल मेरी राय है कि निफ्टी के जो लेवल्स है, करीबन अगर हम देखें कल 17,810 पे क्लोज हुए थे, तो जो पोजिशनल स्टॉप लॉस अभी आपका होना चाहिए वो 17,680 17,680 यहाँ होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे क्लोज हो जाते हैं, मैं कुछ देर के लिए लॉन्ग से निकल जाऊंगा। और जहां तक अब ऊपरी रेजिस्टेंस की बात है, तो जो बजट डे हाई बना था करीबन 18,000 18,050, ये आपका एक अहम रेजिस्टेंस होगा, मेक और ब्रेक होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। उसी के साथ बैंक निफ्टी जब मैं देखता हूँ तो कल हम करीबन 42,900 स्पॉट में क्लोज हुए थे, ऑलमोस्ट 42,830। तो यहाँ से लेके ऊपरी लेवल पे जो एक राउंड नंबर रेजिस्टेंस हम हमेशा कहते हैं 43,000, ये अहम होगा। बट अगर जैसे मैंने निफ्टी के बारे में कहा था, उसी तरह अगर हम दोपहर को 43,000 इस लेवल को क्रॉस करते तो शायद शॉर्ट कवरिंग में ही 150, 200, 300 पॉइंट भी आ सकते हैं। तो यहाँ मेरा ध्यान दोपहर के सत्र में ज्यादा होगा एक्सपायरी के दिन, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है। डाउन साइड सपोर्ट जो है वो 42,500 का है और ऊपरी लेवल पे जो रेजिस्टेंस है वो 43,200 का। तो वही हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करनी होगी। ओवरऑल बाय ऑन डिप्स या बुलिशनेस की राय होगी, बट फिलहाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस जरूर रखने चाहिए अगर आप लॉन्ग हो, क्योंकि आप रेजिस्टेंस के बहुत करीब हो। तो जस्ट ओपन मत रखिए। अगर आप रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है, आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर होना हो। 17,680 के लेवल्स को वॉच आउट करेंगे प्रशांत, और कॉशियस आउटलुक तो होगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है। लेकिन क्रूड के डाउनफॉल पर एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। कच्चे तेल की चाल का असर किस तरह से दिखेगा उसको विस्तार से समझेंगे। लेकिन इससे पहले किरण से एक बार उनकी ट्रेड स्ट्रैटेजी भी समझते। किरण, बताएं आपका स्टांस क्या है, मार्केट पर स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं इन ब्रीफ? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं बुलिश स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू जैसे देखें तो जहां पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी के अंदर 17,700 के ऊपर हम सस्टेन्ड है लास्ट 2-3 दिन से। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो 42,500 के ऊपर सस्टेन्ड है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से 17,700 के कॉल राइटर और 42,500 के कॉल राइटर्स ओपन इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं, अगर आज के भी सत्र में मार्केट होल्ड रखता है ये दोनों लेवल को, तो जैसे दूसरे पैनल
मनीष ने बताया, वैसे चांसेस है कि सेकंड राउंड में या तो सेकंड हाफ में हम थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग वहां पे देख सकते हैं, जिससे हम एलिवेटेड लेवल ऊपर के साइड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप दूसरी तरफ से भी देखोगे तो 17,800 एंड 43,000 इसके ऊपर भी कॉल राइटर्स काफी हैवीली ओपन इंटरेस्ट रख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हमारा व्यू ऐसा है कि आज के दिन कोई लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट ना करे, जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं, या तो ऊपर में 17,800 850 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, बैंक निफ्टी में भी 43,000 के आसपास एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू आपको खेलना हो तो आप 17,850 के आसपास एक बार शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज की एक्सपायरी 17,700 से 17,800 के बीच में निफ्टी की रहे, और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 42,500 से 42,600 के बीच में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहे, ऐसा एज ऑफ नाउ हमें लग रहा है। क्योंकि जनरली हमने ये सीरीज में एक अच्छा खासा मूव देख लिया है, रोल ओवर इतने कैरी हो नहीं रहे, तो चांसेस है कि आज के दिन हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। सो दोनों इंडाइसेस के ऊपर मेरा व्यू थोड़ा कॉशियस है। ऊपर में अगर आपको शॉर्ट नहीं करना है तो एटलीस्ट 17,800 850 के बीच में निफ्टी में एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एंड बैंक निफ्टी में 43,000 के आसपास बुक करना चाहिए। और अगर कोई भी डिप आता है, जैसे निफ्टी के अंदर 17,700 17,600 के बीच में कोई भी डिप आता है, तो दैट वुड बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द मार्केट अगेन। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर 42,500 तक का कोई डिप आता है, तो वहां पे हमें फिर से एक बार मार्केट में री इनिशिएट लॉन्ग्स करने चाहिए। सो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस, और करंट मार्केट प्राइस पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड रखिए। ऑलराइट, तो ये तो इंडेक्स पर आपका नजरिया रहा, ठीक है। वापस लौटते हैं आपके पास रिकमेंडेशन के लिए भी किरण, लेकिन इस बीच हमारे साथ धर्मेश भाटिया हैं, उनसे समझते हैं क्रूड की ये जो रीसेंट मूव है इसके क्या मायने निकालने चाहिए। धर्मेश मॉर्निंग, क्योंकि हम फिर से रिविजिट कर रहे हैं 70 के लेवल्स को क्रूड पर, क्योंकि क्रूड की ये चाल एक इंडिकेशन देती है कि आगे चलते इकोनॉमिक स्लो डाउन की इंडिकेशन होगी। अभी आप क्रूड की नियर टर्म में मूवमेंट क्या देख सकते हैं? क्या और प्रेशर हो सकता है या यहाँ से पुल बैक के संकेत होंगे? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में कंटिन्यूसली आपको हैमरिंग देखने मिल रही है। $80 के बाद भी मार्केट में सस्टेन हुआ नहीं, इवन दो ओपेक ने अपनी प्रोडक्शन कट करके प्राइस को सस्टेन करने की काफी कोशिश की है, बट प्राइस देखिए मार्केट में ऑलरेडी अगर आप WTI की बात करें तो $75 के नीचे आ चुका है। ऑलमोस्ट $10 की गिरावट आपको ऑलमोस्ट 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। अब क्या होगा कि मार्केट यहाँ से और गिरावट की रुख करेगा। ये स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए काफी अच्छा संकेत है, क्योंकि कच्चा तेल नीचे आता है तो इंडिया की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ग्लोबल संकेत यही कह रहे हैं कि रिसेशन आने के फियर में मार्केट में और प्रेशराइज देखने मिल रहा है। तो मैं रेकमेंड करूंगा Q2 यानी अराउंड जून जुलाई तक मार्केट में और दबान देख सकते हो। प्राइस यहाँ से और ₹500 लुढ़क सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 5,500 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। उसके नीचे भी एक बार कोता लगा सकता है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो WTI मुझे $70 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं और $5 की भाटिया से बातचीत हमारी टूट गई, लेकिन जो जिस्ट बता दिया था वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप ब्रांड के ट्रेडर हैं तो कह रहे हैं ₹500 और घटेगा यहाँ से, लेकिन आइए भाव भी दिखाई दीजिए इसी बहाने। जब बात कर ही रहे हैं तो ट्रेड की, यहाँ तो ट्रेड की बात होती है। MCX पे क्या भाव चल रहा है डायरेक्टर साहब, वो दिखाइए आप। और अदरवाइज उनका ये व्यू है, जो फैक्टर्स देख रहे हैं, कमोडिटीज़ के हेरिटर हैं, कि भाई यहाँ से और घट सकता है। ₹500, ओहो हो, 6241 का भाव है, यानी 6800 के आसपास का भाव उनको नजर आता है। काफी अच्छा फॉल, वो कह रहे हैं दबाव बन सकता है। लेकिन हम आगे चलते हैं, इतने सारे स्टॉक्स हैं डिस्कस करने के लिए, जल्दी से स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। रिजल्ट बेस्ड ट्रेड्स, डेवलपमेंट बेस्ड ट्रेड। डायरेक्टर साहब, आप एक वो ग्राफिक लेके आइए, मजबूत, नॉट सो मजबूत, एकदम घटिया, जो हमने बनाया है ना, नंबर्स कैसे आए, क्योंकि काम उसके ऊपर होने वाला है। बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। मयूरेश जोशी जुड़ चुके हैं। मयूरेश, बाजार को सरप्राइज कर रहा है बजाज परफॉर्मेंस, लाइव अपने नंबर्स में भी और कमेंट्री में भी। जो कल कमेंट्री आई है, ये देखिए डायरेक्टर साहब, इस पे वापस आते हैं। बजाज फाइनेंस की बात खत्म कर लेते हैं पहले। बजाज फाइनेंस में तेजी चल रही है 1 महीने से मयूरेश। बहुत शॉर्ट था बाजार कि ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी वगैरह वगैरह। 1 हफ्ते 10 दिन से जो अच्छी तेजी पकड़ी है बजाज फाइनेंस के स्टॉक ने, डायरेक्टर साहब लेके आइए 1 महीने का ग्राफ। और अब ये गाइडेंस 24-25 से बढ़ा के 28-30, जब 27% ग्रोथ आई थी पिछले क्वार्टर, लोगों को लगा अब ये 22-25 तक पहुंच जाए, बट उन्होंने इस बात का खंडन किया। ये देखिए 1 महीने में ₹500 चला है, जबरदस्त। आपको लगता है कि बाय ऑन डिप्स अभी भी रखना चाहिए बजाज फाइनेंस में? रिजल्ट के बाद का ट्रेड कैसा है? कमजोरी लगती है, बाय ऑन डिप रखती है, तेजी जारी रहेगी? मयूरेश। मॉर्निंग अजय जी।
नहीं टू अ लार्ज एक्सटेंट जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक जो एक मूव आई है, आई थिंक वो थोड़ी प्री एम्प्टिव मूव थी आफ्टर द रिजल्ट्स, जो एक प्री रिजल्ट्स रिलीज इन्होंने पेश किए थे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो नतीजे आए हैं उसको बाजार के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से फैक्टर इन हो चुका है। व्हेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट कमेंट्री, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो ईएम ग्रोथ का कॉरिडोर इन्होंने बताया है काफी तगड़ा है। अज्यूमिंग कि स्लोडाउन फियर्स अगर वेस्ट में होते हैं और हमारे यहाँ भी थोड़ी सी आई थिंक नरमाट दिखती है, तो हैविंग सेड दैट आई थिंक जो जीएनपीएस एनपीएस में एक रिडक्शन हमने देखा है व्हिच इज क्वाइट अ सिग्निफिकेंट वन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इवन ऑन क्वार्टर बेसिस, ये काफी एक पॉजिटिव फैक्टर्स लाते हैं बिकॉज रिटर्न रेशियोज काफी तगड़े रहेंगे। द निम्स शुड गेट मेंटेन, थोड़े टेपर डेफिनेटली हो सकते हैं अगले कुछ तिमाहियों तक, बट रिटर्न रेशियोज आई थिंक विल रिमेन एक्सट्रीमली रोबस्ट। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप इनका कस्टमर बेस देखें, I think that has been growing at a very, very fast pace. More specifically, I think जो क्रॉस सेल कस्टमर्स हैं 40 मिलियन के आसपास, ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देती है उनके जो सुपर ऐप जो डेवलप हो रहा है उसके लिए, जहां पे ओपेक्स कॉस्ट और भी रिड्यूस होते जाएंगे इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। तो मूव आई थिंक बाजार ने प्रीएम की थी, नंबर्स हैव बीन गुड एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस, तो ये आई थिंक एक पॉजिटिव ओपनिंग जरूर देखना हो बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस पर तो इनफैक्ट हमने डीप डाइव भी किया और निकुंज का भी कहना है कि गोल्ड के प्राइस पर डायमंड मिल रहा है, पोर्टफोलियो कैटेगरी का स्टॉक तो है ही। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। बजाज फाइनेंस के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस प्लेस पर भी आपका आउटलुक एक बार हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए और नतीजे जो है एसबीआई लाइफ के इनलाइन रहे। एचडीएफसी लाइफ की अगर बात करें काफी मजबूत नतीजे, ग्रॉस प्रीमियम इनकम की अगर बात करेंगे 36% का इजाफा सालाना आधार पर देखने को मिला है। साथ ही इनके मुनाफे के फ्रंट पर भी हमने देखा है ठीक ठाक नंबर, सेट पॉजिटिव ही देखने को मिला है। कैसे देखें लाइफ इंश्योरेंस प्ले को फिर? मॉर्निंग मानसी, नहीं दो चीजें, एक आई थिंक जो मार्च तिमाही रहती है काफी आई थिंक टैक्स सेविंग स्कीम्स के बदौलत आई थिंक अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिलती है, तो एक शायद एबरेशन का क्वार्टर भी रहता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ नंबर्स। हैविंग सेड दैट आई थिंक जो न्यू टैक्स रिजीम 1 अप्रैल से लागू हुई है और जो खुद मैनेजमेंट का कहना है इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट, बोथ एचडीएफसी लाइफ आईसीआईसीआई प्रू के मैनेजमेंट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा, इंक्लूडिंग मैक्स, कि जो उनका प्रोडक्ट मिक्स है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेशंस यही है कि 12 से 15% की जो एक डीग्रोथ देखने मिल सकती है टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में, ये बिल्कुल मुमकिन है। दूसरा आई थिंक प्रोडक्ट मिक्स, मानसी, ये वक्त में ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड ईयर्स बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या प्रोडक्ट्स आप लेके आते हैं मार्केट में, स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन प्लान्स जो काफी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज लॉन्च कर रही है, नॉन पार्टिसिपेटिंग जिसे हम कहते हैं, जहां पे मार्जिन्स काफी अच्छी होती है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन्स सारी कंपनीज के लिए अच्छे रहे हैं, बट न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ कैसे रहती है ये देखना बहुत लाजमी होगा, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ हाउ द न्यू टैक्स रेजिम विल प्ले आउट, और जो प्रोडक्ट मिक्स है स्पेसिफिकली फॉर अ फ्यू प्लेयर्स विद इन स्पेस। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है थिंक जो ओपेक्स कॉस्ट होता है वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। एचडीएफसी लाइफ आईसीआईसीआई ग्रुप के लिए ओपेक्स कॉस्ट थोड़े हायर साइड पे है, एसबीआई लाइफ के लिए इंक्लूडिंग कमीशन ओपेक्स कॉस्ट डू नॉट एक्सीड 7.5-8%, और इनकी जो नेटवर्क है बैंक इंश्योरेंस की वो काफी तगड़ी है, तो आई थिंक इन लाइन जरूर रहेंगे एसबीआई लाइफ। बट अगर मुझे स्टैकअप करना है द प्लेयर्स अज्यूमिंग ऑल दीज फैक्टर्स, मुझे लगता है एसबीआई लाइफ स्टिल स्टेबल। ऑलराइट, तो आपको एसबीआई लाइफ पसंद आता है फंडामेंटली। ट्रेड कहाँ बनता है? एक बार एचडीएफसी लाइफ प्रशांत आप बताएं, फिर किरण से एसबीआई लाइफ समझेंगे। प्रशांत एक बार चार्ट चेक करके बताएं, एचडीएफसी लाइफ पे आज ट्रेड बनता है। तो ओवरऑल अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो जो 2 दिन पहले जो मूव आई थी वो काफी सरप्राइजिंग थी। अब एक थोड़ा डिप लेके सपोर्ट पे आया जो करीबन 530 के आसपास हो रहा है और 520। मुझे लग रहा है कि आप 510 का स्टॉप लॉस रख के इसमें बने रह सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली 510 का स्टॉप लॉस रखिए। 510 के नीचे क्लोज हो जाए तो लॉन्ग्स इसमें से एग्जिट करने होंगे। जब तक 510 इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है ये नेक्स्ट लेवल यानी 540-45 तक जा सकता है। तो आप होल्ड करेंगे जब तक आप 510 के लेवल को वॉच कर रहे हैं और 545 ऊपर का टारगेट है आपका, ठीक है। आपकी कन्विक्शन क्या है किरण? एसबीआई लाइफ पे आपका क्लियर ट्रेड दिखता है या आप भी लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे?
सो एसबीआई लाइफ की अगर हम बात करें तो क्लियरली हमने बजट के बाद जो एक करेक्शंस देखा था, कहीं ना कहीं 1055 के और 1070 के आसपास मल्टीपल बॉटम दिख रहे हैं, और इसी के साथ हम आरएसआई के ऊपर है तो कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर देखें तो वहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। और रिसेंटली भी जिस तरह से कैंडलस्टिक्स पैटर्न के हिसाब से दो मल्टीपल डोजी कैंडलस्टिक्स के बॉटम जो है वो 1090 के आसपास है, तो क्लियर ट्रेंड करंट मार्केट प्राइस से दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक अपने 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो 1090 के नीचे आप कोई भी स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एसबीआई लाइफ में आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। इनिशियल लेवल पे हम 1160 का टारगेट देख रहे हैं, और जैसे ही 1160 क्रॉस करेगा तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट भी मिलेगा, जिसके बाद 1200 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। सो एज पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए 1090 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। देख रहे हैं, और आप यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड लेंगे इन लेवल्स पर भी, ठीक है। चलिए, ये तो रहे कहीं कुछ ट्रेड्स, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स की स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, आज की ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स और 3 बड़े स्टॉक्स जिन पर हम फोकस करेंगे, ये सब कुछ जानेंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट्स टेक्निकल पैनल के ट्रेडिंग आइडिया स्पॉट करने की बारी है। शुरुआत प्रशांत से आपसे करेंगे। बताइए, क्या खरीदारी के कॉल्स हैं इस बाजार में? जी मानसी, बिल्कुल। एक सबसे पहला मुझे जो लग रहा है पिक वो होगा कैनरा बैंक। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 298, 298 का क्लोजिंग बेसिस। मेरा टारगेट होगा 330। मुझे लग रहा है मंथ ऑफ मई पीएसयू बैंक्स, छोटे और जो नॉर्मल एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एज वेल एज जो स्मॉल बैंक्स है यानी जेएनके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साउथ, यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ये बास्केट बहुत अच्छे से मूव हो सकता है। तो मेरा पिक होगा कैनरा बैंक, 298 क्लोजिंग बेसिस, टारगेट 330। और नेक्स्ट वीक मेरा होगा टाटा मोटर्स। मुझे लग रहा है इसका जो एक अहम रेजिस्टेंस था 470, 474, इसके ऊपर ये 2 दिनों तक सस्टेन कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहूंगा। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 464, 464। मेरा टारगेट होगा 495, 495 से लेके 500 के आसपास। टाटा मोटर्स 500 तक का टारगेट, 495 पहला और 500 दूसरा टारगेट, और कैनरा बैंक। किरण, आपकी क्या आज की बेट्स? हमारी 2 पिक्स है, दोनों बाई तरफ है। पहला जो है वो रेलवे काउंटर के अंदर से आईआरसीटीसी। अगर आईआरसीटीसी की हम बात करें तो जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे थे 600 एक मल्टीपल सपोर्ट था, वो सपोर्ट तोड़ने के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं 560 के आसपास गया, वहां से अभी वापस ये 600 के ऊपर आया है। यहाँ पे अगर देख रहे हैं हम कि 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, और लास्ट 2-3 दिन से या इनफैक्ट पूरे वीक में हमने देखा कि रेलवे काउंटर में काफी अच्छा एक परफॉर्मेंस आया। कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी उसमें अंडर परफॉर्म है। सो करंट मार्केट प्राइस 608 के आसपास कल का क्लोजिंग था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 630 तक के हमारे टारगेट है, एंड 590 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। दूसरा जो हमारा पिक है वो टाटा कंज्यूमर है। टाटा कंज्यूमर में रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद कल हमने देखा कि नीचे के लेवल से जो एक शार्प रिकवरी आई, साथ ही साथ 2 दिन पहले एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला, और ब्रेकआउट लेवल जो है वो 731 का है। कहीं ना कहीं लास्ट 2 दिन से वहां कंसोलिडेट हो रहा था। कल एक फॉलो बाइंग विद वॉल्यूम हमने देखी है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो टाटा कंज्यूमर 746 के आसपास का क्लोजिंग था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 770 एज अ टारगेट हम मेंटेन कर रहे हैं, एंड 732 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे टाटा कंज्यूमर में। सो आईआरसीटीसी एंड टाटा कंज्यूमर बोथ आर द बाय कॉल्स। अच्छी मजबूती है ही इस पॉकेट से आईआरसीटीसी और कंजम्पशन से टाटा कंज्यूमर। 4 कॉल्स टेक्निकल आपको मिले और चारों के 4 खरीदारी के, लेकिन टेक्निकल कॉल्स के साथ बाजार पर फंडामेंटल नजरिया जानना भी काफी जरूरी है, और इसीलिए हर रोज बाजार के फंडामेंटल मार्केट एक्सपर्ट से हम बातचीत भी करते हैं और उनके टेकअवेज, उनके एनालिसिस आपके सामने रखते हैं। ऐसे ही एक बाजार के दिग्गज एस लैंसडाउन के को फाउंडर विक्रम कोटक हमारे साथ जुड़े, और उनका ये कहना है कि बाजार में अभी बड़ी तेजी या मंदी नहीं दिख रही है। इस वक्त निवेशकों को फूड डिलीवरी, फैशन, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग और केपेक्स थीम जैसे सेगमेंट्स पर खास तौर से फोकस करना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं। We also like apparel retail. हमको लगता है कि apparel is the biggest opportunity in India. 70% plus is still unorganized. 30% is organized. जहाँ पे CAGR for last 6 years is 20%. I believe next 10 years CAGR can be 25%. तो 25% CAGR opportunity in apparel retail. Very few players, very high quality, very big companies in that game. I think great opportunity. Ethnic wear ले लो, retail ले लो. I think there's women's apparel ले लो, kids apparel ले लो. Huge amount of opportunity in India. I think this is just going to blast in next 5 to 10 years. साइड पे, और जिस तरह से इंडिया का जो ग्रोथ है कंपेयर टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक ये स्पेस कहीं जाने वाला नहीं है। ई कॉमर्स ले लीजिए, या फूड डिलीवरी ले लीजिए, या इवन डिलीवरी ले लीजिए, रिटेल ले लीजिए। आई थिंक दिस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। इनफैक्ट हमारे को लगता है कि दिस कैन बी एट अ गुड वैल्यूएशन इफ यू बाय एट अ राइट वैल्यूएशन। It can be double or tripler in next couple of years time. So it's a very, very exciting opportunity, and we are working very hard to find a couple of good ideas out of that whole basket, and we can actually make money. So I think that froth, as you very rightly said, froth has come down. Stocks are down by almost 70, 60, 80%.
and there is a great amount of opportunity. And they are great businesses. And look at the size of India. I mean, like 18% of the world population lives here, right? And वहाँ पे अगर आप consumer tech बनाओ, and if you're right and your market share and your thesis are right and your entry barrier business. चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं जहां पर ट्रेडिंग पॉसिबल है। रेमंड एक ऐसा स्टॉक है जो लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में कल जोर से चल गया था। लेके आइए डॉक्टर साहब इंट्राडे रेमंड का, अगर आप ला सकें। खबर क्या है कल? ऑफ कोर्स खबर ये आई है रेमंड में, ये देखिए लास्ट आवर ट्रेड में डे हाई की तरफ बंद हुआ 1611 कि आज 3:30 बजे के बाद एक प्रेस मीट उन्होंने बुलाई है, स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट करके बोला है जहां सिंघानिया साहब आएंगे। बाजार को थोड़ा एक्साइटमेंट आया, लेकिन अदरवाइज अगर आप 2 महीने 3 महीने देखें, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक में नजर आ रहा है। प्रशांत, रेमंड के चार्ट्स देख के बताएं, वापस से 1600 लेवल क्रॉस किया कल, जो इसने 2-3 महीने पहले छोड़ दिए थे। डॉक्टर साहब 3 महीने का ग्राफ लेके आइए। वहां से करेक्ट होके ये 1200 के आसपास गया था और अब जो है वापस धीरे धीरे आ रहा है वापस। तो बॉटम हो गया इसका, अभी हायर लेवल्स के लिए रेडी है, क्या करना चाहिए ये देखिए। जी अजय जी, मुझे लग रहा है कि ये ओवरऑल अगर मैं कहूँ, ये वन ऑफ माय फेवरेट पिक्स है। जैसे कि पहले बजाज फाइनेंस रहा है, वैसे ही ये एक पोर्टफोलियो पिक है। इनफैक्ट शायद मुझे याद है मैंने ये 1300-1350 के आसपास 1-2 बार रेकमेंड भी किया हुआ है। और मुझे लग रहा है ओवरऑल इसका जो ऊपरी लेवल होगा, यानी ये जो स्विंग है वो टॉप आउट होगा करीबन 1900 के करीब। बट यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना लॉजिकल होगा। एक डिप आ जाए करीबन 1500 के आसपास, अगर ये मिल जाए फिर से तो वो अच्छा बाय होगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ये जो रैली चल रही है ये 1850-1900 के पहले नहीं रुकेगी, तो वहां तक बिल्कुल आप बने रह सकते। ये गुजरात बेस्ड स्टॉक्स कल बहुत जोर से चल रहे थे। डॉक्टर साहब हमारे पास कुछ स्पेशल ग्राफिक्स हैं, उसका अगर आप चलाएं, काफी तेज चल रहे थे। गुजरात बेस्ड पीएसयूज आप पकड़ लीजिए, सब में जबरदस्त तेजी नजर आ रही थी। मयूरेश, आपका ध्यान गया, कुछ पॉलिसी चेंज हुआ है, उसकी वजह से गुजरात बेस्ड कंपनियां ज्यादा डिविडेंड दे सकती हैं, बोनस स्टॉक स्प्लिट कर सकती हैं, कुछ काफी और चीजें भी आई हैं। अच्छी कंपनी भी थी बट लिक्विडिटी नहीं होती थी उनमें कई बार। आपका नजर गया उस मैटर पे? आपको कोई पसंद आता है? Oh, absolutely, Ajay ji. I think policy change itself एक trigger बन गया, and I think the most important part here will be additional dividend payouts और buybacks. बोनस और स्टॉक स्प्लिट्स का आई थिंक प्राइस से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि आई थिंक फाइनेंशियल्स कोई बदलते नहीं है बिकॉज ऑफ दीज 2 फैक्टर। इसलिए आई थिंक पहले 2 फैक्टर्स पे अगर हम ध्यान दें तो मुझे लगता है आई थिंक जहाँ पे स्टेबल बिजनेसेस हैं, जहाँ पे कैश ऑन बुक्स हैं, ये 2 कंपनीज, फॉर एग्जांपल जीएसएफसी, आई थिंक इट्स एन होल्डिंग कंपनी फॉर ऑल गुजरात बेस्ड कंपनीज। अजय जी, वो आपके जीएनएफसी हो या अन्य गुजरात बेस्ड कंपनीज हो, तो कहीं ना कहीं आई थिंक इफ द अदर कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज देयर पे आउट as an holding company, I think the additional benefits will probably come through from the holding investments that you have. On top of that, इनका जो खुद का business model है, जो product mix है और जो खुद dividend payouts देते हैं 2% के आसपास, ये आई थिंक एक अच्छा एक मोमेंटम प्ले रह सकता है। एट द सेम टाइम आई थिंक अगर हम जीएमडीसी की बात करें, अगेन बैलेंस शीट डायनामिक्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर बोथ डिविडेंड्स एंड बायबैक्स, लुकिंग एट द कैश और जो क्राइटेरिया सेट आउट किए हैं गुजरात गवर्नमेंट ने। एज अ थंब रूल आई थिंक ऑल सेंट्रल पीएसयूज को 30% डिविडेंड देना ही है। तो मुझे लगता है आई थिंक इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई थिंक मोर प्रॉफिटेबल कंपनीज लाइक जीएमडीसी, जहाँ पे कैश फ्लोज काफी तगड़े रहे हैं और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक इनका जो रेयर अर्थ मिनरल्स का सेगमेंट है, जहाँ पे इन्होंने कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए हैं, एंड आई थिंक देयर हैज बीन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि आई थिंक अगर ये एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो सकते हैं, नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड ईयर्स कैन बी माइंड ब्लोइंग in terms of reported numbers. तो कहीं अगर pick and choose करना है in terms of what the policy change has been, GSFC, GMDC. एफसी, जीएमडीसी, ये सारे स्टॉक्स और गुजरात बेस्ड कंपनियों में न्यूज़ फ्लो था जिसका एक्शन कल आपने देखा। लेकिन रेलवे स्टॉक्स, बैंक्स, फाइनेंशियल्स और रिटेल कैटेगरी, ये हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी है और यही शेयर्स हैं जो कि खबरों के दम पर भी एक्शन में दिख सकते हैं। त्रिमूर्ति शेयर्स का हिस्सा भी ये स्पेसेस बने हैं। आइए त्रिमूर्ति शेयर्स जानते हैं शरद से। शरद, गुड मॉर्निंग, आप बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहने वाला है आरवीएनएल और यहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल आ गई है कंपनी को नवरत्न सीपीएसई स्टेटस देते हुए। ऑफकोर्स स्टॉक में भी देखें तो 55% का जो है ग्रोथ देखने मिला इस महीने में और वॉल्यूम्स पिछले 2 हफ्ते में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले। और रिसेंटली आरवीएनएल को जो है L1 बिडर भी बने हैं उनके कंसोर्टियम में 200 वंदे भारत ट्रेन्स के लिए, तो इसको ज़रूर आप फोकस में रखेगा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा सिटी यूनियन बैंक और यहाँ पे जो उनके एग्जिस्टिंग MD CEO है डॉक्टर N. कामा
कोडी, उनको जो है 3 साल का आरबीआई ने एक्सटेंशन दे दिया है इस पद के लिए, एमडी और सीईओ के लिए। पिछले 12 साल से ये ऑलरेडी जो है एमडी सीईओ इस बैंक के ऑलरेडी है, तो एक टाइप से इनलाइन ही कहेंगे, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर ही रही थी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बैंक के जो है डाइवर्जेंस रिपोर्ट्स भी आए थे, तो जब भी डाइवर्जेंस रिपोर्ट्स आता है तब क्या होता है कि जो एक्सटेंशन होती है सीनियर मैनेजमेंट की वो कभी कभी आरबीआई कम कर देती है, पर यहाँ पे कम नहीं हुआ है और फुल फ्लेजेड 3 साल का एक्सटेंशन मिला है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा रेमंड, और यहाँ पे उनके सीएमडी गौतम सिंघानिया जो है आज एक स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट करने वाले हैं 3:30 बजे, तो उस पर फोकस रहेगा। और रिपोर्ट्स भी आ रही है कि जो गोदरेज कंज्यूमर है वो इन टॉक्स है कंपनी के साथ उनके जो कंज्यूमर केयर बिजनेस है उसको अक्वायर करने के लिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ड्राइविंग फैक्टर रहेगा इस दिन के ट्रेड में। और रिसेंटली जो है कंपनी ने के नरसिम्हा मूर्ति जो है उनको अपॉइंट किया है अपने डायरेक्टरशिप में एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और वो एक स्पेशलिस्ट हैं टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज़ के लिए और बड़े बड़े बोर्ड्स में भी शामिल हैं, जैसे कि एनएससी, एनएलको और मैक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। तो ये इसके कारण भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रेमंड में देखने मिल रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट शरद देव, तीनों स्पेस बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्कस किया हमने रेमंड्स को भी, लेकिन इंतजार रहेगा इस पर क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन अब आज की बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स किन किन स्टॉक्स पर है, ममाक्षी से समझते हैं। ममाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम बजाज फाइनेंस से। चौथे तिमाही नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि जेपी मॉर्गन ने और मॉर्गन स्टैनली ने दोनों ने ही अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। जेबी मॉर्गन की तरफ से हम देख रहे हैं 9000 का टारगेट प्राइस है और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से 8000 का टारगेट प्राइस है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि कंपनी ने वापस पॉजिटिवली सरप्राइज किया है मार्जिन फ्रंट पर, असेट क्वालिटी काफ़ी दमदार नजर आ रही है और इनफैक्ट ये कंपनी के वैल्यूएशन प्रीमियम को जस्टिफाई करता है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि बजाज फाइनेंस ने अपनी लोन ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ाया है और रेट्स अगर पीक हो सकते हैं तो ये लाइकली टेलविंड बन सकता है। मेदांता अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। कोटक का मानना है कि एग्जीक्यूशन में अपटिक, स्ट्रैटेजी पिवट ये काफ़ी मजबूत है मीडियम टर्म ग्रोथ के लिए और इनफैक्ट ऑनगोइंग केपेक्स जो एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, इसके बावजूद हेल्दी कैश फ्लो जनरेशन भी नजर आ रहा है और इसी के चलते कोटक ने मेदांता पर कवरेज शुरू की है। लक्ष्य दिया है 550 प्रति शेयर का और ऐड की रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है। HDFC लाइफ अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि चौथे तिमाही का जो परफॉर्मेंस था वो HDFC लाइफ के ग्रोथ, DNA और एग्जीक्यूशन को अंडरस्कोर करता है। HDFC बैंक के स्टेक 150% प्लस बढ़ने से जो टेक्निकल ओवरहैंग है वो हट जाएगा और इनफैक्ट स्ट्रक्चरल बिजनेस गेन्स नजर आ सकते हैं। वैल्यूएशन भी काफ़ी डी रेट हुई है सिग्निफिकेंटली पिछले कुछ सालों में अट्रैक्टिव लेवल्स पर और इसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य को इनफैक्ट बढ़ाया है, 700 प्रति शेयर का कर दिया है। मारुति भी हमारे रेडार पर है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि उनके मारुति के नतीजे लार्जली इन लाइन थे। मैनेजमेंट काफ़ी कॉशियस नजर आए हैं सेमीकंडक्टर को लेकर और SUV के मार्केट शेयर को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है मारुति सुजुकी पर और इनफैक्ट टारगेट प्राइस दिया है 8800 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे SBI लाइफ पर। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि VNB ग्रोथ जो काफ़ी मजबूत रही है वो अभी भी जारी है और इनफैक्ट काफ़ी मजबूत गाइडेंस आई है FY24 के लिए और इसी के चलते गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी है SBI लाइफ पर। कन्विक्शन लिस्ट में ये स्टॉक शामिल है और इनफैक्ट टारगेट प्राइस है 1510 प्रति शेयर का। ठीक है डायरेक्टर साहब, वापस से एक बार वो प्लेट लेके आइए जो बता रही है कि नतीजे कैसे थे। बहुत सारे नतीजे आए थे कल आफ्टर मार्केट आज, बड़े बड़ों के बारे में तुमने बातचीत की, लेकिन बाकियों में भी आपकी नज़र रहना ज़रूरी है, कहीं आपको कोई ट्रेड मिल सकता है। डायरेक्टर साहब अगर आप ले सके आए, ये देखिए HDFC लाइव अच्छे, ओरेकल अच्छे, शॉपर स्टॉक के सॉलिड नंबर्स आए हैं और ये स्टॉक डिस्कस करना ज़रूरी है। उसके बाद हम कैनफिन होम्स करेंगे, ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है, वोल्टास करेंगे, ये भी ट्रेडर फेवरेट है, लेकिन मायूस किया। ट्रेड क्या बन रहा है शॉपर स्टॉक में? किरण, शॉपर स्टॉक क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अच्छे नंबर्स दे रहा था और स्टॉक भी बहुत तेजी से चल रहा था। डायरेक्टर साहब 6 महीने का आप ग्राफ शॉपर स्टॉक का लेके आए क्योंकि वो हम डिस्कस करेंगे किरण के साथ। किरण, एक अच्छा अपवर्ड मूव के बाद स्टॉक टॉप आउट हुआ 800 के आसपास, अब 600 पे आ गया है। क्या इसमें री एंट्री का साइन बन रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं 575-80 के आसपास घूमा है और इस समय 1620 पे मिल रहा है? किरण, सो ओवरऑल अगर शॉपर स्टॉक की अगर बात करें तो डबल टॉप हमने देखा था 816 820 के आसपास, वहां से स्टॉक कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अभी भी अगर आप देखें
तो स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं लास्ट वीक में एक बुलिश एंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमने देखी थी और उसके बाद एक फॉलो बाइंग विथ वॉल्यूम आया। दोनों दिन हमने देखा कि वॉल्यूम जो है वो अपने एवरेज 20 डेज वॉल्यूम के ऊपर हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर जो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर से न्यूट्रल जोन के अंदर आया है। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली हम लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई एग्रेसिव मूव एक्सपेक्ट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा लेवल वाइज जाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। जैसे ऊपर में 630, हम 4-5 दिन का लास्ट हाई देखेंगे तो 630 के आसपास के हाईज है जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है स्टॉक। तो 630 को आप ध्यान रखिए। मेरे हिसाब से 630 के ऊपर जब भी स्टॉक सस्टेन हो जाएगा उसके बाद आप 700 तक की एक इमीडिएट लेवल की रैली देख सकते हो। तो करंट मार्केट प्राइस या तो 630 क्रॉस करे उसके बाद आप लीजिए। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 600 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आप 600 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। करंट मार्केट प्राइस या तो 630 के ऊपर आप लॉन्ग कीजिए। इमीडिएट लेवल के ऊपर हमारा जो टारगेट रहेगा वो 670 का रहेगा और उसके बाद 700 तक के लेवल आप स्टॉप में देख सकते हो। तो डेफिनेटली लॉन्ग करके जा सकते हो 600 के नीचे का स्टॉप लॉस। गिरावट को खरीदारी का मौका समझें। 670 पहला लक्ष्य, उसके बाद 700 के लक्ष्य भी स्टॉप में नजर आ सकते हैं। हमारी टेक्निकल पैनल पर अब खुश बोहरा भी जुड़ गए हैं। खुश, मैं आपकी तरफ भी आ रही हूं, आपकी ट्रेड स्ट्रेटजी, आपके स्टॉक आइडियाज जानने के लिए। लेकिन मुनाफे का फंडा का वक्त हुआ है और मुनाफे का फंडा के लिए आज हमारे साथ आस्था जैन जुड़ी है। आस्था, आप बताइए, मुनाफे का फंडा, दमदार फंडामेंटल कॉल्स क्या हैं आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग। देखिए, मुनाफे के फंडल के तौर पे जो स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं वो है हुत्तुमा की पीपीएल और महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव। लेकिन उससे पहले एक अपडेट, मेरे हिसाब से कुछ टाइम पहले मैंने पावर मैक प्रोजेक्ट्स इसी शो में आपके साथ रेकमेंड किया था। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हमने पावर मैक प्रोजेक्ट में देखी और जो हमारे टारगेट थे 2700 के आसपास, क्योंकि 2690 का टारगेट था, वो हमने एक ही महीने में अचीव कर लिया था। तो एक अपडेट देना था, पावर मैक प्रोजेक्ट का टारगेट अचीव हुआ है जो मैंने आपके साथ मुनाफे के फंडे पे दिया था कुछ ही समय पहले। अब जो मुझे पसंद आता है, जैसा मैंने बोला, हुत्तुमा की पीपीएल, तो सबसे पहले टारगेट 255 का रहेगा। समय सीमा अगेन 1 महीने की रखी जा सकती है। हुत्तुमा की पीपीएल क्या करती है तो हम सब जानते हैं कि बेसिकली ये पैकेजिंग सॉल्यूशंस बनाती है और जो इसके क्लाइंट्स है उसमें नेस्ले, कोका कोला, यूनिलीवर, ये सब है। पसंद आती है क्योंकि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कंपनी का पूरा फोकस है कि वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे करेंगे और अपने मार्जिन को और आगे जाते हुए बढ़ाएंगे। मुझे लगता है जिस तरह से इनका इनोवेशन पे भी काफी ज्यादा फोकस है तो 2 साल आगे वाले कंपनी के लिए काफी सॉलिड लगते हैं और मुझे लगता है कंपनी का मार्केट शेयर भी बढ़ेगा इन्हीं सब जो ये प्रयास कर रहे हैं उसके तहत। तो हुत्तुमा के पीपीएल को खरीदारी करने की सलाह है। 255 का इनिशियल लेवल का टारगेट है, उसके बाद टारगेट्स अपसाइड के लिए और भी रिवाइज किए जा सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो पसंद आता है महिंद्रा सीईआई ऑटोमोटिव। इसमें जो टारगेट रहेगा वो 425 का इनिशियल लेवल पे रहेगा। अगेन समय सीमा 1 महीने की रह सकती है। ये स्टॉक पसंद आता है क्योंकि देखा जाए तो मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया था। इंडिया ऑपरेशन से 64% इनका रेवेन्यू का आता है जो कि काफी बढ़िया लगता है और इनका पूरा फोकस है इंडिया पे और अच्छा ये अपना मतलब ऑपरेशंस को बढ़ाए, तो मुझे लगता है वो भी पॉजिटिव होगा। दूसरी तरफ कंपनी ने यूरोप में भी अपना काफी बढ़िया यहाँ पे फोकस किया हुआ है और जो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी है कि यूरोप में जो पीवी इनका बिजनेस था उसमें भी काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली और वहां पे ट्रकिंग बिजनेस क्योंकि लोअर एबिटा मार्जिन वो दे रहा था तो वो उन्होंने पूरा हाइव ऑफ किया है। मुझे लगता है मार्केट शेयर गेन होता हुआ हमें इस काउंटर पे भी देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी के यहाँ पे बहुत अच्छे प्रयास हैं और इनके जो की कस्टमर है जैसे कि टाटा मोटर्स, किया, हुंडई, वहां से भी बढ़िया ऑर्डर मिल रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा इनका कस्टमर M&M है। तो मुझे लगता है ये सब पॉजिटिव्स को लेते हुए महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव को भी खरीदारी करनी चाहिए। इनिशियल टारगेट 425 का रहेगा और इसमें भी आगे के अपसाइड हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है आस्था, बहुत बहुत शुक्रिया आपके दोनों स्टॉक्स हमें बताने के लिए, इनके फंडामेंटल्स बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महिंद्रा सीआई एक इंटरेस्टिंग स्टॉक होगा, आप इसकी बात कर भी रहे थे और आस्था भी लिस्ट डाउन जो कर रही है। मार्केट शेयर तो लगातार गेन करने की कोशिश कर रही है कंपनी। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग, कल हमने प्री मार्केट में इसके बारे में बात की थी कि इसका रिजल्ट है, ध्यान दीजिए। ये एक एग्जैक्टली ये लेगार्ड M&M स्टॉक है जो चला नहीं था, ये महिंद्रा ग्रुप का स्टॉक है। अब जब ये चलना शुरू हुआ है इसमें करीब 450 पॉइंट का तो 450 बेसिस पॉइंट बहुत बड़ा नंबर होता है। मार्जिन एक्सपेंशन आया है, कमेंट्री बहुत मजबूत रही है और जहां मार्जिन एक्सपेंशन, कमेंट्री, रोड मैप अच्छा, बाजार छोड़ता ही नहीं है ऐसे स्टॉक का। कल देखिए 7.5% ऊपर बंद हुआ, 1 महीने का ग्राफ भी देखिए। तो मैं आस्था के साथ अग्री करता हूं कि ये स्टॉक जरूर इस समय ट्रेडर और पोजिशनल पोर्टफोलियो के हिसाब से इसको अपने रडार पर रखना चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ नंबर स्ट्रॉन्ग लगातार इस स्टॉक में सर्ज है और आप यहाँ से भी
पॉसिबिलिटी ऑन द गुड फंडामेंटल्स और जो रिजल्ट्स भी पोस्ट कर रही है कंपनी, उसके चलते आप अपसाइड के लिए इसमें प्ले कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पैनल पर कुश बोरा भी हैं, उनसे भी समझते हैं। कुश के मॉर्निंग आज के रिकमेंडेशन भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुश आप एक बार कैन फिन होम्स पर भी अपनी राय दें। नंबर्स आए, वाई फिगर्स तो आपको बेटर दिख रही है, लेकिन रिजल्ट आप देखें तो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा वीक लग रहा है। क्या कैन फिन होम्स पर आज दबाव दिख सकता है? जी हाँ प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आप सभी को और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल दिख सकता है, इसका एक रीजन टेक्निकली ये भी है कि 600 जो इसके लिए टिपिकली एक रेजिस्टेंस जोन रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है और टेक्निकली भी हम देखें तो एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे अगर कोई लेना भी चाहे तो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं था। अब जैसा बता रहे हैं, अगर नंबर्स के चलते थोड़ी सी वीकनेस आती है तो देन बाय ऑन डिप्स इसमें बिल्कुल बनता है, बिकॉज एक डबल बॉटम बना के 510 515 के आसपास इसने एक अच्छा खासा रिबाउंड दिया है, ब्रेकआउट दिया है। तो थोड़े से डिप्स में अगर आपको मिले तो बाय कर सकते हैं। 565 के करीब जो इसके लेवल्स हैं, यहाँ पे से मल्टीपल एवरेजेस कन्वर्ज हो रहे हैं। सो 565 550 इस रेंज में अगर आपको मिल जाता है तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा होगा और जो बाइंग लेवल्स हैं ये भी काफी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। सो दैट इज ऑन कैन फिन होम्स। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, आई कैन अश्योर यू आई हैव नॉट स्पोकन टू आस्था बिफोर दिस, बिकॉज उनका अपडेट और मेरा जो स्टॉक पिक है ये मैच हो रहा है, विच इज पावर मेक। कुछ समय पहले हमने भी ये डिस्कस किया था 2475 2500 के टारगेट्स के लिए। स्टॉक ने कंफर्टेबली इनको सरपास किया है और जो मोमेंटम है ये अभी भी बरकरार है। सो मेरे हिसाब से आप इसमें अभी भी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 2800 2950 ये जो लेवल्स 2590 ये जो लेवल्स हैं ये आपके लिए स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज बेक्टर फूड्स। दिस स्टॉक इज वेरी क्लोज टू इट्स लिस्टिंग डे हाइज, लेकिन जिस तरीके का सेटअप, मोमेंटम और वॉल्यूम एक्शन हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे भी अपसाइड अच्छा खासा है। 640 के इमीडिएट टारगेट के लिए बाय करें, 600 जो है ये आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। के कॉल्स कुश की तरफ से भी मिसेस वेक्टर्स फूड, इस पर लगातार हमारी नजर भी रहती है और इनफैक्ट ये स्टॉक कह सकते हैं रिच कैटेगरी से बिलोंग करता है और यहाँ पर टेक्निकल नजरिया और फंडामेंटल आउटलुक भी पॉजिटिव रहते हैं और साथ ही पावर मेक प्रोजेक्ट्स। लेकिन एक्शन स्टॉक्स का वक्त है और एक्शन स्टॉक्स सारे के सारे शेयर्स में क्या एक्शन है और किन खबर के दम पर ये एक्शन रहेंगे बता रही है हमें पूजा। पूजा आप बताइए। जी, एक्शन 5 स्टॉक्स में सबसे पहले नजर रखिए RVNL पर। सरकार ने कंपनी को नवरत्न का दर्जा दे दिया है और अब वित्तीय फैसलों के लिए अब कंपनी को ज्यादा अधिकार मिलेगा, तो आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। फोकस में रहेगा सिटी यूनियन बैंक भी। RBI से MD और CEO N कामकोड़ी का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। वो पिछले 12 साल से कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। रेमंड पर भी नजर रखिए। CMD गौतम सिंघानिया आज कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और माना जा रहा है कि कंज्यूमर केयर कारोबार डील के लिए बातचीत जारी है। गोदरेज कंज्यूमर के साथ भी बातचीत चल रही है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर रहेगी। आज पॉली मेडिकेयर और डिक्सन टेक जैसी कंपनियां भी फोकस में रहेंगी। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। 18 स्वदेश की खबर पर मुहर लग चुकी है और देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। इसके अलावा IIFL फाइनेंस यहाँ पर अभी आज फोकस रहेगा। स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। 82 आय में 38% की ग्रोथ, मुनाफा 40% से ज्यादा बढ़ा है कंपनी का और एसेट क्वालिटी भी देखेंगे तो वहां पर भी सुधार है। ग्रॉस NPA, नेट NPA दोनों में ही कमी देखने को मिली है। तो ये 5 स्टॉक्स हैं आज जो कि फोकस में रहेंगे। सारा रिकैप हमें एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए, तो इन स्टॉक्स पर नजर हमारे व्यूअर्स जरूर रखें। लेकिन इस बीच आज सुबह जब हम हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से समझ रहे थे कि वो इस वक्त क्या व्यू बना रहे हैं मार्केट पर, उन्होंने एक बहुत क्लियरली बात कही कि मई मंथ के लिए हमेशा कहा जाता है सेल इन मे एंड गो अवे, बट वो ऐसा नहीं मानते। क्यों, आप सुनिए। देखिए जी, मैं बुलिश था, बुलिश रहूंगा जी। मेरे हिसाब से बाजार का जो मूल्यांकन है इस समय अट्रैक्टिव है। बाजार के अंदर जो चाल है अभी पकड़ में आई है, बाजार के अंदर जो लय है अभी बदली है जी। 1 महीने पहले हम क्या बात कर रहे थे, ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन। अब हम क्या बात करें, ब्रेकआउट 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 ब्रेकआउट। ये मार्केट है जी। देखिए मार्केट एक पैटर्न फॉलो करता है। वो नीचे का आपका जो जिसे हम कहते हैं जो लेवल है वह इस समय आपको पता है कि मार्केट कहाँ पे जाकर के थमा है। जी, मैं पॉइंट बार बार दोहरा रहा था कि यह साल जो रहा है न्यूज फ्लो के लिए बड़ा ही पेचीदा रहा है। इतने पेचीदे न्यूज फ्लो के बावजूद भी 16,800 16,500 16,700 निफ्टी में इंट्राडे में भी इंटैक्ट रहा, तो जाहिर है मार्केट में लोअर लेवल में इंटरेस्ट है। अब हम देख रहे हैं उस एविडेंस का, नंबर्स ठीक हैं, क्रूड गिर चुका है, FI वापस आ चुके हैं,
वैल्यूएशंस को लेकर के जो कंसर्न्स थी इस समय सेटल हो रही हैं। द डिजायर टू पार्टिसिपेट मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स वापस आने लगा है। बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ दोस क्लासिक स्टॉक्स जिसको आप अगर 2, 3, 5 साल तक रख सकते हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए ये। मगर आप रोज इसका भाव देखेंगे कि आज 100 रुपए गिर गया, आज 200 रुपए गिर गया, तो फिर मेरे हिसाब से वह मजा नहीं आएगा। बजाज, अगर आप HDFC बैंक की जर्नी देखें 2000 से 2020 में, यू नो इट्स सच अ कोइंसिडेंस, जिस दिन मैंने अपना टेलीविजन करियर स्टार्ट करा था उस दिन HDFC बैंक का बहुत हुआ था, टाइम्स बैंक HDFC बैंक का मर्जर हुआ था। सो यू जस्ट सीन द जर्नी ऑफ HDFC बैंक। और 2020 से 2021 तक में एक 100 बैगर हुआ है। क्यों IG 100 बैगर? 20% ग्रोथ करता है। तो क्या बजाज फाइनेंस 20% ग्रोथ कर सकता है? जी हाँ। क्या बजाज फाइनेंस जो एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है पिछले दशक का उस प्रकार के रिटर्न्स देगा? जी नहीं। मगर क्या बजाज फाइनेंस अगले 5 साल के अंदर आपको क्यूमुलेटिवली 11 से 13% रिटर्न दे सकता है, जो कि निफ्टी से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न रहेगा या बैंक निफ्टी से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न रहेगा? मुझे लगता है वो एक प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है। बिकॉज इस सेक्टर के अंदर 2 बड़ी चीजें हुई हैं। इस सेक्टर के अंदर 2 बड़ी चीजें हुई हैं। नंबर 1 सिबिल और आधार, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन मिलता है और जिससे आपका लोन में आप अगर EMI नहीं करते तो आपको लोन रिपेमेंट हिस्ट्री खराब हो जाती है। दूसरा डेटा माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जब 2 चीजें आती हैं तो आने वाले समय में जो कंपनी डेटा माइनिंग और डेटा मैनेजमेंट में रहती हैं तो वो काफ़ी लैंडिंग एफिशिएंटली करती हैं। तो मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में यह लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये IIFL फाइनेंस भी बहुत अच्छा चल रहा था, स्टॉक करीब 500-520 के आसपास गया, नंबर अच्छे आए, लेकिन स्टॉक पहले थोड़ा करेक्ट हो गया। डायरेक्टर साहब, IIFL फाइनेंस वापस 475 पे आ गया है और किरण से मैं डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन आप लेके आइए 3 महीने का ग्राफ। ये देखिए 520 वाला नीचे 420 गया और वहाँ से थोड़ा 50 रुपये वापस रिकवर करके आ गया। ये वापस 520 के लिए तैयार हो रहा है, नंबर तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन आप बताइए इस समय ट्रेड क्या बन रहा है इसके अंदर? किरण, IIFL फाइनेंस। सो IIFL फाइनेंस की अगर हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि ओवरऑल ऊपर में 530-540 के आसपास के टॉप बना है, वहां से एक हमने फॉल देखा। ये फॉल कहीं ना कहीं उसके 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास 410-412 के आसपास उसने बॉटम बनाया। वहां से स्टॉक ने जो एक अप स्विंग पकड़ा हुआ है और उसमें भी कंसोलिडेशन जोन में था स्टॉक। कल हमने देखा कि स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर में भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। और वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो कल की वॉल्यूम्स जो थे वो एवरेज 20 डेज वॉल्यूम के ऊपर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अच्छा खासा डिलीवरी मार्किंग भी है। सो डेफिनेटली आपने जैसे बताया 520-530 के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 450 का मेंटेन करना है। अगर 450 का लेवल इंटैक्ट रहता है तो चांसेस है कि आने वाले 15 दिन से 20 दिन के अंदर अंदर हम इसको 500 प्लस IIFL फाइनेंस को देख सकते हैं। तो डेफिनेटली लॉन्ग करके जाना चाहिए IIFL फाइनेंस को। एक और स्टॉक डिस्कस करते हैं, वो है वोल्टास का। यहाँ पर भी नंबर्स आए, वीक सेट ऑफ नंबर्स आए, प्रॉफिट भी गिरा है YoY फिगर्स, और इनफैक्ट स्टॉक अब आपको लगभग 3.5% रिएक्ट भी कर रहा है प्री ओपन में। इसमें जब से एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई थी कि कंपटीशन बढ़ रहा है, उस तरह कूलिंग सेगमेंट में भी आप देखें तो ग्रोथ तो है, लेकिन उस तरह की ग्रोथ नहीं है जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। तो कॉन्टिन्यूस प्रेशर रहा है स्टॉक पर कंपटीशन स्पेस से, और साथ ही ये स्टॉक इस साल के कुछ ट्रेडिंग लिहाज से चल भी चुका है। क्या यहां से और प्रेशर बन सकता है कुछ वोल्टास पर? जी हाँ, देखिए वेरी लाइकली, बिकॉज जो मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन्स हैं उसके आसपास है 850 पे आप देखिए कल भी जो इसका हाई था वो 850-860 के जो जोन्स हैं उसके आसपास का था। एक अच्छी खासी जो रनअप थी, उसके बाद हम प्रॉफिट बुकिंग का एक राउंड देख रहे हैं और रेजिस्टेंस जोन के पास ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो आप इसको 825-830 की जो जोन्स हैं यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहें। अगर इसके नीचे सरकता है तो फिर ये वापस वही 800 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है जहां से एक अपसाइड शुरू हुआ था। तो थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है, रेजिस्टेंस जोन के करीब ट्रेड कर रहा है। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस डालना जरूरी है मयूरेश के साथ। मयूरेश, कल ये बात चल रही थी, शाम को NSE का एक सर्कुलर आया और नुवामा ने आज सुबह उसके ऊपर एक नोट निकाल के दिया है, और अब ब्रोकरेज नोट्स भी आ रहे हैं कि कोई भी इंडेक्स में अगर डीमर्जर और कॉर्पोरेट एक्शन होगा तो मेन कंपनी को रिटेन किया जाएगा इंडेक्स में।
पहला क्या होता था, इनफैक्ट बाकी सारे स्टॉक्स में भी, मिड कैप्स में भी होता है कि जब जो कि कोई भी डीमर्जर और कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है तो उस समय के लिए मेन कंपनी लिस्ट करना बंद हो जाती है, ट्रेड होना। इसकी वजह से अगर ये ना होता तो $3 बिलियन का आउटफ्लो हो सकता था रिलायंस इंडस्ट्रीज में, लेकिन ये सफाई आई है और नुवामा ने एक नोट निकाला है। मयूरेश, आपने देखा है ये? एब्सोल्युटली अजय, एंड आई एब्सोल्युटली एग्री। आई थिंक ये नए सर्कुलर से आई थिंक जो एक डर था कि अगर रिलायंस बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट शायद इंडेक्स के बाहर जाए, ये शायद ना हो, और इसलिए आई थिंक जो आउटफ्लोज की आप बात कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट शायद प्राइस पे ना हो। मुझे लगता है आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। और ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक जो नतीजे आए थे, ऑब्वियसली आई थिंक O2C आउट परफॉर्म्ड क्वाइट सिग्निफिकेंटली, थोड़े मॉडरेशन जरूर देखे जा सकते हैं, बट रिटेल जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है, माय ओन टेक in terms of ARPU increases that can happen over the next couple of quarters, ये I think retail oriented businesses को I think अच्छा खासा मजबूत रखेगा। And the best part of their statement post numbers, अजय जी, was that कि overall जो net debt to EBITDA है उसको हम 1.5 times के ऊपर जाने नहीं देंगे। तो I think जो debt का खतरा रहता है रिलायंस के ऊपर with the new capex projects that they have got, green hydrogen हो and otherwise, with this statement I think a lot of fear should get allayed in terms of net debt to EBITDA levels not exceeding 1 or 1.2 times. ओके, तो चलिए, रिलायंस पर नोवामा की रिपोर्ट है और यहाँ पर मेथोडोलॉजी में बदलाव नहीं होने की इस रिपोर्ट में बातचीत भी कही गई है। रिलायंस के स्टॉक में नतीजों के बाद हम एक मूवमेंट देख भी रहे हैं, नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव रहे। लेकिन प्रशांत, आपसे रेलवे स्टॉक्स पर इन पर्टिकुलर आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि किरण के रेडार पर तो IRCTC का स्टॉक है। RVNL कंपनी को सरकार की तरफ से नवरत्न का दर्जा दिया गया है और इसी महीने अगर स्टॉक के मूवमेंट को देखेंगे, इनफैक्ट पिछले 5 दिनों के ही ट्रेंड को, 5 सेशंस के ही ट्रेंड को लेकर आएंगे, 40 से 41% ये स्टॉक चल गया है। मजबूती दिखी है। यहां से जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो क्या करें, क्योंकि नई पोजीशंस के लिए तो काफी ज्यादा मजबूती स्टॉक में आ चुकी है। आपकी राय क्या होगी? जी मानसी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो ये सबके नजर में आया है। मार्च एंड में मैंने इसी शो पे ये रेकमेंड किया है 64 पे, जब मुझे यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिख रहे थे। तो अब मेरी सलाह होगी कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बहुत अच्छी वैल्यू। इनफैक्ट मैंने कल ही ये कहीं रेकमेंड किया था कि 110 के आसपास जो लेवल्स आए थे वो एक बहुत अच्छा लेवल है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अब जो न्यूज फ्लोज आ रहे हैं, यानी ये नवरत्न में जाना वगैरह, ये क्लियर इंडिकेशन है कि प्रॉफिट बुक कीजिए। अब जो लैगार्ड बायर्स होते हैं वो सिस्टम में आएंगे तो नॉर्मली एक कूल डाउन होगा स्टॉक। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल एक लॉजिकल स्टेप होगी। उसके बाद नेक्स्ट मूव के लिए वेट करेंगे, ये कहां तक कूल डाउन होता है 90-95 के बीच, और फिर डिसीजन लेंगे। बट फिलहाल डेफिनेटली लेवल टू बुक प्रॉफिट। ठीक है, ये कुछ आपने ध्यान दिया, कल हमने प्री मार्केट में कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स की बात की थी, त्रिवेणी टर्बाइन पे बात की थी, 3-4% ऊपर खुला था, 10% चल गया उसके बाद। JTL उसके भी शाम को कल रिजल्ट आए हैं, बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट हैं, शायद आज एक्शन आ सकता है। कुछ जरा चेक करके बताएं, 5% ऊपर ऑलरेडी दिखा रहा है वो प्री ओपन में, दोनों के चार्ट्स, त्रिवेणी एंड JTL। देखिए, त्रिवेणी टर्बाइन तो बहुत ही क्लियर बाय है, काफी समय से मैं रिकमेंड भी करते आ रहा हूँ इसको, हर लेवल से 250-275 के लेवल से इसको हम डिस्कस करते आए हैं। तो अच्छा खासा रनअप इसमें है। देयर इजंट एनीथिंग टू से कि इसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज या स्ट्रक्चरल डैमेज है। कल का मूव थोड़ा बड़ा था लेकिन वॉल्यूम बैक था, आज इसमें फॉलो थ्रू मिलता है तो आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। पोजिशनल बेसिस पे ले इसको तो 400 के टारगेट के हिसाब से बाय कर सकते हैं। 360, 355 के जो जोन्स हैं इस पे अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। सो त्रिवेणी टर्बाइन इज वेरी क्लियर बाय। जहां तक JTL की बात है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टॉक एक रेंज में चल रहा है काफी समय से, 310 से लेकर करीब 350 की जो रेंज है इसके आसपास एक ब्रेकआउट आया था बट सस्टेन नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर ये स्टॉक कंफर्टेबली आपके 350 के ऊपर ब्रेकआउट होता है जो इसकी रेजिस्टेंस रेंज है, तब इसमें एक फ्रेश बाय इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 370, एंड इन दैट केस 340 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। एक और क्विक स्टॉक, सिंजीन और बायोकॉन, दोनों को जरा चेक कर लीजिए, प्रशांत के साथ करेंगे। प्रशांत, बायोकॉन देखिए 330 का टॉप लगा के, सिंजीन में भी कल बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, 3.5 पॉइंट ऊपर, क्या इसमें ट्रेड बन रहा है? जी थोड़ा सा अगर अजय जी मैं बायोकॉन को देखूं तो एक रेजिस्टेंस पे वो स्ट्रगल कर रहा है, वो रेजिस्टेंस है 235 का। तो अब इन 5 पॉइंट के लिए मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। इनफैक्ट अगर लॉन्ग हो तो मैं ट्रेड करूंगा 225-226 के आसपास। जब ये स्टॉक 235 के ऊपर क्लोज हो जाए तो मेरे लिए आउटराइट बाय हो जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस तब होगा 225, 10 पॉइंट की रिस्क होगी। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 265 जो इसकी 200 दिनों की एवरेज है, और जब ये 200 दिनों के एवरेज के ऊपर जाएगा
तब ये डेफिनेटली एक स्टेटमेंट बनाएगा दैट आई एम आउट ऑफ द वुड्स, यानी ये जो पूरी डाउन ट्रेंड इसकी चली थी इसके बाहर ही आ रहा है। तो फिलहाल 235 के लिए वेट कीजिए थोड़ा सा, और एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो आउटराइट लॉन्ग, स्टॉप लॉस 225, टारगेट 265, और 265 के ऊपर डेफिनेटली ट्रेंड चेंज। क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट एलटीटीएस के स्टॉक प्राइस पर किरण क्विकली अपनी राय दीजिए। 1.5% की तेजी प्री ओपन में। कौन सा स्टॉक? टेक्नोलॉजी सर्विसेज, क्विकली। HCL टेक्नोलॉजी, राइट? L&T टेक्नोलॉजी। चलिए आपकी तरफ वापस आएंगे, लेकिन डिम्पी से पहले मार्केट की ओपनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर से बाजार और स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। डिम्पी। शुक्रिया मानसी। अगर आप देखें तो कुल मिला के आज मार्केट थोड़ा फ्लैट खुल रहा है और आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है, थोड़ा चॉपी सेशन रहेगा। आज कॉल्स और पुट वाला थोड़ा ज़्यादा एक्शन आपको देखने को मिलेगा और इस बीच बड़ा एडवांस डिक्लाइन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। बाजार की वजह है बेल, और इस बीच आप जो एडवांसेस इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो करीब 900 शेयर्स हैं और जो डिक्लाइंस है वो करीब 300 शेयर्स के साथ है, यानी कि 1:3 की रेशियो है। फिर से आप आधा घंटा दीजिएगा, मार्केट के पास 17,850 का एक रेजिस्टेंस एरिया है जिसको एक क्लोज नहीं कर रहा है। तो आज इसके ऊपर एक क्लोजिंग अगर मिल जाए तो फिर आप नई जर्नी की तरफ जाएंगे, अदरवाइज यहां पे थोड़ा समय बिताया जा सकता है क्योंकि 5% का रिटर्न इस मंथ में आपको कई महीनों के बाद मिला, करीब 6 महीनों के बाद। अब आते हैं सेंसेक्स पे, ऑलमोस्ट फ्लैट है, 60,000 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। बढ़ने वाले शेयर्स में आपको अर्निंग का इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा दिखेगा। बजाज फिनसर्व के नंबर, बजाज SBI लाइफ के नंबर माफ कीजिए आए थे, HDFC लाइफ के नंबर्स का भी एक बार आपको इंपैक्ट स्टॉक्स के तौर पर दिखेगा। इस बीच में आपको बैंक निफ्टी बता दूं, बैंक निफ्टी की बाजी 42,850 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसलिए आज बैंकिंग काउंटर्स पर भी ध्यान रखिएगा। अगर आज चर्निंग हो जाती है IT वर्सेस बैंक तो फिर हो सकता है IT के पास कुछ मोमेंटम आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे कल माइक्रोसॉफ्ट के नंबर आए थे और उससे थोड़ा नैस्डैक सुधरा हुआ है। तो आज IT वर्सेस बैंक थोड़ा करके चेक करके देखिएगा। अब मैं आता हूं सीधा स्टॉक्स पे कि आज के बढ़ने वाले शेयर कौन से हैं। SBI लाइफ नंबर के बेसिस पर सबसे ऊपर है, स्क्रीन पे दिखाते जाइएगा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ट्विंस ने अपनी जगह बना ली है और आज आपको चलते हुए दिखेंगे। रेशियो आपकी स्क्रीन पे दिख ही रही है एडवांस डिक्लाइन की, 10:4 है। UPL एक और चल रहा है आज, ये काफी दिनों बाद इस सीरीज के एंड में हमको UPL चलता दिखा, वैसे तो अनवाइंडिंग में प्रेशर था। बजाज ऑटो एक बजाज ग्रुप का और शेयर है जो आज शुरुआती बढ़त के साथ है। नेस्ले, ब्रिटानिया, HUL तीनों FMCG के प्ले आज अच्छे आपको दिख रहे होंगे शुरुआत में। और ध्यान रखिएगा कल FMCG सबसे टॉप हाई में जाके बंद हुआ था, यानी कि डेज हाई पे था और FMCG का रोल ओवर भी अच्छा है, तो इसलिए FMCG अगले सीरीज के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट शेयर्स में से एक साबित होगा। कच्चा तेल फिसला तो BPCL के अंदर आज हरा निशान दिख रहा है आपको, साथ ही रिलायंस और इन्फोसिस जैसे दो बड़े दिग्गज भी आज बाजार की हेल्प कर रहे हैं। भले वो परसेंटेज में कम है लेकिन शुरुआती डाटा उनका पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं कमजोर कौन है। HDFC लाइफ पोस्ट नंबर ये टूटा, ONGC के अंदर थोड़ी कमजोरी है क्रूड टूटने की वजह से। SBI, डिविस लैब, ICICI बैंक, HCL टेक, ये कुछ वो शेयर्स हैं जो शुरुआत में आपको थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। मार्केट थोड़ा चर्निंग कर रहा है, इसी चर्निंग का फायदा देखिएगा। अब आते हैं जरा मैं मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स भी आपको बता देता हूं। उसके बाद ये हीट मैप भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हीट मैप से आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि करीब आधे शेयर इसके अंदर प्लस है और आधे शेयर आपको माइनस दिख रहे हैं, यानी कि चर्निंग, यानी कि आपस में जो फाइट है वो काफी जोरदार है। और ऊपर आप देख रहे होंगे बजाज के आपको दोनों शेयर्स लीडरशिप के साथ आपको दिखते हुए दिख रहे हैं। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में आएंगे आप सिंजिन, पोस्ट नंबर्स शानदार नंबर्स के साथ चला। इसके अलावा LTTS जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मानसी पूछ भी रही थी मेहमान से, वो भी शेयर आज अच्छी ओपनिंग कर रहा है 2%। HPCL, कफोर जैसे शेयर्स ने भी आज कमान संभाल ली है, ये शेयर्स भी आज तेज हैं। इसके अलावा ट्रेंट और AU स्मॉल फाइनेंस, ये पोस्ट नंबर तो पिटा लेकिन फिर से सुधार रहा है अपने आप को, ये शेयर चले हैं। और आज कमजोरी में वोल्टास है, पोस्ट नंबर ये कमजोर गया, ये करीब 2%। और ऑयल एंड गैस, हिंदुस्तान जिंक जैसे शेयर्स भी आज कमजोर हैं। तो कुल मिला के ये मार्केट का आज का शुरुआती एक्शन है अजय। बिल्कुल, एक्शन बहुत ज्यादा उम्मीदों के अनुसार चल रहा है। हमने कामाकोजी साहब का एक्सटेंशन की खबर आपको सुबह बताई थी, देखिए 6% ऊपर है। अगर आपको प्री मार्केट में मिल गया हो तो आप मजे कर रहे होंगे। वोल्टास में कमजोरी साफ दिखाई दे रही है। IIFL फाइनेंस, सिंजीन, बहुत सारे रिजल्ट बेस्ड रिएक्शन आपको साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। बजाज फाइनेंस टॉप गिरर है आप इंडेक्स का, आप कमाल की बात है। रिलायंस भी हरे निशान में, जब से वो उनके फायदे वाली बात नुमाम ने कही है कि डीमर्ज होने के बाद। लेके आइए डॉक्टर साहब, ये देखिए हरे निशान में खुला है। रेमंड आपको बताया था सुबह 40 रुपये ऊपर खुला है आज। हमने तो आपको कल लास्ट आवर और ट्रेड में ही बता दिया था रेमंड 40 रुपये ऊपर BTST मिल गया सारे व्यूअर्स को। ये देखिए
अब लेके चलते हैं बातचीत आगे आज के रिजल्ट्स की। डायरेक्टर साहब वो प्लेट लेके आई जो आप सुबह से तैयार करे बैठे हैं लेकिन चलाने का मौका नहीं मिल रहा था, वो है आज के शानदार रिजल्ट कौन से होने वाले हैं, कहाँ पे ट्रेड बनेगा। एक तो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आज रिजल्ट ये देखिए, विप्रो, टेक महिंद्रा, L&T माइंडट्री, HUL, एक्सिस बैंक। एक्सिस से बात कर लेते हैं क्योंकि बैंक्स में तेजी है। किरण, एक्सिस बैंक में क्या ट्रेड है आपके हिसाब से इस समय? फ्लैट है आज। सो ओवरऑल एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 970 के आसपास का जो हाई बना था, उसके बाद जो बॉटम बना 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास 830, उसके बाद से स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में था जहां ऊपर में 880 870 का लेवल क्रॉस नहीं कर रहा था और नीचे में देख रहे तो हायर टॉप बन रहे थे। सो क्लियरली एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न कह सकते हैं हम। अब रिजल्ट के पहले 880 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। रिजल्ट के बाद अगर 880 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन्ड है तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करके हम जा सकते हैं। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 860 का स्टॉप लॉस, 860 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और 880 के ऊपर रिजल्ट के बाद अगर टिक जाता है तो चांसेस है इसमें वापस हम 900 920 तक के टारगेट देख सकते हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, 880 के ऊपर 860 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए, एक्सिस बैंक पर तो ये नजरिया मिलता हुआ। इसके अलावा आप देखिए टेक महिंद्रा और LTI माइंडट्री भी हैं जिसके नतीजे आज आने वाले हैं। प्रशांत, टेक महिंद्रा, LTI माइंडट्री, इनफैक्ट IT स्पेस की 3 बड़ी कंपनियां हैं जिसके नतीजे आ जाएंगे। जी, अगर मानसी मैं टेक महिंद्रा को देखूं तो ये 1000 के मेजर लेवल से स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज्यादा वीकनेस है। मैं कोई भी यहाँ पे प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं इनफैक्ट मेरी राय है कि वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है, तो मैं लॉन्ग्स तो नहीं बनाऊंगा और रिजल्ट है तो मैं ओवरनाइट शॉर्ट्स कैरी नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से इसको वॉच लिस्ट से बाहर रखना चाहिए, स्टेबलाइज होने। ओवरऑल आईटी के जो फ्रंट लाइनर्स है इन सभी के लिए मेरी राय वही है। तो मेरे हिसाब से आउट ऑफ द वॉच लिस्ट एंड वेट एंड वॉच। रैली अगर इसमें आए तो डेफिनेटली मैं कोई शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, बट नॉट नाउ, काफी वक्त लगेगा उसको। इस वक्त कोई ट्रेड्स नहीं बनते, वॉच लिस्ट में रखेंगे। लेकिन क्रूड करेक्शन का इम्पैक्ट कुछ सीमेंट प्लेयर्स पर कैसा दिखेगा? ACC के आज नतीजे भी आने वाले हैं। रेवेन्यूज में तो अपटिक है, अनुमान यही कर रहे हैं हम, लेकिन मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पर कंसर्न्स हो सकते हैं। इस वक्त स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मिड कैप सीमेंट प्ले से भी कुछ अगर स्टॉक आप देख रहे हैं। मानसी देखिए, इसमें एक सेलिंग प्रेशर बहुत क्लियरली विजिबल है। अगर मैं पिछले 2 से 3 महीने में देखूं तो बहुत ही क्लियर एक लोअर हाइस का पैटर्न बन रहा है। अब एक रेंज में चला गया, बहुत ही टाइट, बहुत नैरो रेंज में चला गया है, लेकिन बायस अभी भी हल्का सा नेगेटिव है। तो मैं कहूंगा इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। अगर मान लीजिए 1700 के जो लेवल्स हैं इनको ब्रेक करता है तो आप इसमें फर्दर डाउनसाइड ही देख सकते हैं। 1650 to 1600 के जो लेवल्स हैं ये इसमें फिर से ओपन अप हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच करें, इसको अपने वॉच लिस्ट में रखें। लॉन्ग ट्रेड तो फिलहाल मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। शॉर्ट ट्रेड बिलो 1700, इसमें जो आपको डाउनसाइड मोमेंटम है ये आते हुए दिखेगा, तो तब आप इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। जहां तक बाकी छोटे स्टॉक्स की बात है फ्रॉम द सीमेंट स्पेस, जेके सीमेंट एक स्टॉक है जो मेरे रेडार पे है। अपने जो 50 डे मूविंग एवरेज है इसके पास इसने सपोर्ट लेके अच्छा रिबाउंड दिखाया है और पिछले 3 से 4 सेशन में अच्छी खासी अपसाइड के साथ ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, बट दिस इज वन स्टॉक दैट इज ऑन माय रेडार। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। 2880 इसको अपना स्टॉप लॉस बना के रखें। पहला टारगेट आपके लिए 2960 का है, दूसरा टारगेट जो है 3000 का है। ठीक है, बैंक्स और फाइनेंस लेट आपको तेजी दिख रही है, इनफैक्ट रिकवर हुआ है बैंक निफ्टी भी, अब लगभग 60 अंक ऊपर है। और जो बड़े गेनर्स है वो बजाज ट्विंस है। बजाज फाइनेंस के नंबर्स अच्छे आए हैं और बजाज फिनसर्व के नंबर्स आने हैं। लगभग 2.25% की बजाज फाइनेंस पे तेजी है। कोटक बैंक भी तेज है। कुछ और नंबर्स जहां आने हैं और जहां अच्छा शॉर्ट कवरिंग बाउट दिख रहा है उसमें आपको IT के LTI माइंडट्री जैसे काउंटर्स भी दिख रहे हैं। क्या आप यहाँ ट्रेड लेंगे किरण? एम्फेसिस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, इन सबके नंबर्स के बाद बड़ी मूव आई थी, क्या मौका बन रहा है यहाँ पर ट्रेड का? सो डेफिनेटली कोफोर्ज के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। कोफोर्ज में जिस तरह से ओवरऑल IT पैक में जिस तरह से हम करेक्शंस देख रहे हैं और कंपैरिजन अगर हम कोफोर्ज से करें, सो रिसेंटली जितनी बार भी करेक्शंस आया है कोफोर्ज में हायर टॉप हायर लो बन रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज लाइक 200 डेज मूविंग एवरेज है, 20 डेज मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। सो कोफोर्ज के अंदर आप ध्यान डेफिनेटली रख सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस से अगर लॉन्ग जाना हो तो लॉन्ग करके जा सकते हैं। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 3900 का मेंटेन करना है और जिस तरह के जो चार्ट दिख रहे हैं हमें कहीं ना कहीं 4200 तक के लेवल्स हम कोफोर्ज के अंदर देख सकते हैं। तो डेफिनेटली कोफोर्ज हम लॉन्ग करके जाएंगे। LTTS की अगर हम बात करें तो LTTS में भी जिस तरह के चार्ट हम देख रहे हैं थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए LTTS के अंदर, लेकिन कोफोर्ज हम करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली लॉन्ग करके जा सकते हैं।
टायर स्टॉक्स की हम बात करते हैं कि जितने भी क्रूड डेरिवेटिव्स हैं इनको फायदा सीधा सीधा पहुंचता है और टायर स्टॉक्स में सर्ज भी है। आज एमआरएफ में भी एक अच्छी मूवमेंट है, बड़ा स्टॉक है, लेकिन क्या इसमें और अपसाइड के लिए एक बार प्ले करना चाहिए? एक ही स्टॉक बहुत होता है इसमें, तो कुछ एमआरएफ टायर स्टॉक्स में जो जितने भी क्रूड डेरिवेटिव्स रहेंगे उसके चलते ये लगातार कई दिनों से तेज हैं काउंटर्स। एमआरएफ पर आप बेट करेंगे या फिर अपोलो टायर जैसे इस पूरे स्पेस में ज्यादा फेवरेट जो रहता है उस पर बेट करेंगे? Priyanka, on a lighter note, I can tell you that Prashant is itching to answer this question. ये typically उनका favorite share रहता है, and he is generally very bullish on this. So I'm sure he's wishing कि काश मुझे ये पूछा होता, but I'll try and subscribe to his view. See, we've seen a very healthy rebound. 81,000, 82,000 के जो levels हैं, यहाँ से हमने एक अच्छा खासा इसमें rebound आते हुए देखा है. Uptrend बरकरार है. जैसे आप बता रहे हो बिग टिकट है तो इसमें कोई बहुत बड़ी मूव्स यूजुअली नहीं देखने मिलती हैं, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस जोन है विच इज 86,000 86,500 के आसपास का, उसको क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप ले सकते हैं पोजीशन। ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा सा स्लगिश है, लेकिन अगर आप पोजीशन लेना चाहें तो बिल्कुल 90,000 के टारगेट के लिए से बाय करें। जो स्टॉप लॉस है आपका ये भी थोड़ा फेवरेबल है आपके लिए, 85,500 के करीब बन रहा है। तो एमआरएफ इज वन स्टॉक जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एक और स्टॉक है इसी स्पेस से विच इज अपोलो टायर्स। स्लो स्टेडी राइज, लेकिन एक हेल्दी अपसाइड है इसमें, और अपना जो रेजिस्टेंस जोन है 330 का इसको क्रॉस कर चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। 350 के टारगेट्स के लिए से बाय करें, 329 का स्टॉप लॉस। ओके, तो चलिए ये राय आपको टायर स्पेसेस पर मिली, और टायर स्पेस में अपोलो टायर्स जैसे काउंटर्स पर तो खासतौर से आपको नजर रखनी चाहिए, लेकिन सिटी यूनियन बैंक के चार्ट्स पर भी एक बार राय चाहेंगे। और प्रशांत आपसे ही राय चाहेंगे, बैंक्स फाइनेंशियल्स पर तो मजबूती, और सिटी यूनियन बैंक के लिए तो एक खबर है, आरबीआई से एमडी और सीईओ एन कामाकोडी के कार्यकाल को 3 साल बढ़ाने के लिए मंजूरी मिली। उसके बाद देखिए स्टॉक में मूवमेंट 5.25% की। बैंकिंग प्लेस में इसके टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? गैप अप है मानसी, और करीबन 145 का हाई बना के आया है। मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, इस अपॉर्चुनिटी को यूज कीजिए और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बिल्कुल, बहुत टूटा हुआ स्टॉक है। इनफैक्ट 200 रुपये के लेवल से ही टूटा था, और नीचे जाके लगता था कि 6 महीने का ग्राफ लेके आइए इसका। लोगों को लगा कि शायद मैनेजमेंट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, और इसी ये देखिए 200 के लेवल से टूट के नीचे में 120 वहाँ से घूमना शुरू हुआ। सिंजीन लेके आइए, सिंजीन 5% ऊपर है करीब 650 के भाव से। ये सारे स्टॉक्स हमने आपको सुबह ही बता दिए थे, और वहाँ पे ट्रेड बन रहा है। पूना वाला फिनकॉर्प कुछ आप क्लोजली ट्रैक करते हैं, कल शाम को कमेंट्री मार्केट आवर के बाद आई है, 35-40% की ग्रोथ की बात की है। और आज हम मैनेजमेंट को लेके भी आएंगे, थोड़ी देर में मैनेजमेंट जुड़ेंगे ET 900 देश पे एक्सक्लूसिवली बात करते हुए। लेकिन उसके पहले 2% का गेन इसके अंदर चल रहा है। रिजल्ट के बाद करेक्शन आया, सेल ऑन रूमर, बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज़ जैसी कुछ बात हुई, और अब रिबाउंड कर रहा है कुछ चार्ट्स पे। अजय बिल्कुल इसको क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कल बताया थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, बिकॉज जिस तरीके का इसमें सेटअप बन रहा था, एक ब्रेकआउट बहुत जल्दी बहुत समय पहले एक्सपेक्टेड था, स्टॉक में वो नहीं देखने मिल रहा है। अब अगर मैं इसको देखूं तो पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट इस साल के शुरुआत से ही एक बैंड में ट्रेड कर रहा है, 275 ऑन द डाउन साइड, और ऊपर में देखें तो 330। तो अब फिलहाल ये अपने रेजिस्टेंस जोन के करीब है। तो व्यू मेरा सेम रहेगा, अगर ये 330 335 के जो लेवल्स हैं इनको निकालता है, इनको टेकआउट करता है कन्विंसिंगली, तब आप इसमें एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाएं। और अगर पोजिशनली भी लेना चाहें तब भी मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लें, बिकॉज यू स्टिल वांट सम मोमेंटम बाय योर साइड। वरना हो सकता है कि 330 335 के जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वहां से फिर से थोड़ा सा करेक्शन मिल जाए। तो ओवरऑल सेटअप फेयरली डिसेंट, बट बिकॉज मोमेंटम नहीं है, आई एम नॉट पुटिंग इट वेरी हाई ऑन माई बाय लिस्ट। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, 335 के ऊपर एक कंडीशनल बाय रहेगा। टेक लेके आइए 6 महीने का ग्राफ। KPIT टेक में आपको याद होगा वैल्यूएशन कंसर्न और आगे ग्रोथ शायद थोड़ा मायूस कर दे, ऐसी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, तबीयत से गिरा था स्टॉक, कुछ 20% गिरा था। 3 महीने का ग्राफ लेके आइए साहब, आज 4% 4.5% ऊपर है, बट नीचे का लो देखना जरूरी है कहाँ से रिबाउंड किया है। उसके अगले दिन ही आपको याद होगा, ये देखिए करीब 700 के आसपास चला गया था, जी हाँ, और वहाँ से रिबाउंड आया वापस। KPIT टेक, किरण जरा चेक करके बताएंगे।
KPIT टेक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह से हम एक अच्छे खासे लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ओवरऑल जहाँ पे आईटी स्टॉक अपने 52 वीक लो के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ KPIT अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। रिसेंटली हमने एक देखा था, एक करेक्शन आया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो 100 डेज मूविंग एवरेज को के आसपास सपोर्ट लेके वापस अपने इनिशियल बुल रन के अंदर एंटर कर चुका है। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है, डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करना चाहिए। 890 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रख के भी इसमें हम लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो एक साइकोलॉजी लेवल है 1000 वहां तक के तो टारगेट डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही वो लेवल क्रॉस होता है तो चांसेस है हम 1100 से 1200 तक के लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एज अ पोजिशनल बेट डेफिनेटली KPIT लॉन्ग करंट मार्केट प्राइस से कर सकते हैं। खबर रेमंड्स पे भी दिखा रहे थे, और लगातार रेमंड्स के पिछले कई दिनों से सर्च पे है। आज 3:30 बजे प्रमोटर कुछ एक स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इनके साथ कई सारे कैवियट हैं। रेमंड CFO आकर हमें बात भी कर चुके हैं कि नेट डेट फ्री का टारगेट है कंपनी का, और FY 24 तक जल्द इसे अचीव करना होगा। इनका अपैरल बिजनेस ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, लेकिन एक जो की ट्रिगर बाजार वॉच करना चाहता है वो इनके इंजीनियर बिजनेस को, कि कंपनी लिस्ट कब कराएगी। लेट्स सी उस फ्रंट से कुछ आता है, या फिर कंज्यूमर साइड की जो बिजनेस है उनकी वर्टिकल है, वहां पर कोई स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट हो सकती है। लेकिन बाजार इस खबर को लेकर एक्साइटेड जरूर है। 4% आज भी तेज है, और देखना होगा कि यहाँ पर क्या कुछ खबर आती है। क्या रेमंड पे इस लेवल पे भी आप ट्रेड लेंगे कुछ? So well, stretched है, there is no two ways about it. 1100 से जो रैली शुरू हुई है, ये कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रही है। 1700 के लेवल्स पे हम ऑलरेडी बैठे हैं। मोमेंटम डेफिनेटली है, लेकिन अब जिस तरीके के हम इंडिकेटर सेटअप देख रहे हैं, डेफिनेटली स्ट्रेच्ड है। मैं इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। अगर मुझे ये डिप पे करीब 1600 के करीब मिलता है, तब मैं इसमें एंट्री लेना चाहूंगा। अदरवाइज मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ये फेवरेबल नहीं रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो इट्स अ वेरी डिफरेंट प्ले। मोमेंटम को आप एंजॉय करें, स्टॉप लॉस को अप करते चलें। अगर आपने वैसा किया होता तो आपका मुनाफा काफी बढ़ चुका होता अब तक। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन बिल्कुल आप स्टॉप लॉस लेके चले 1640 के आसपास का। बट अगर बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा डिप का वेट करें 1600 के लेवल्स के आसपास के लिए। तो ये आपको यहाँ से स्ट्रेच लगता है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल बहुत ज़रूरी है मेजर करना। 5% ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है कि मूव मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जिन्होंने कल लिया होगा उनको तो मूव मिल चुकी है। अब आज के और कौन से स्टॉक्स हैं? कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छी मूव है, बैंक्स तेज हैं। HDFC बैंक में भी अब आपको फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड दिख रहा है। क्या कोटक महिंद्रा बैंक पे ट्रेड बनता है प्रशांत? प्रशांत बैंक निफ्टी जिस तरह की मूव दिखा रहा है, हाँ जी, यहाँ पे करीबन 1900 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, और मेरे हिसाब से जो कल का लो बना हुआ है यानी 1860, तो इसको आप स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग हो सकते हो। यहाँ से अगर ये स्टॉक पिकअप हो जाए तो आपको करीबन 1940 से 1960 ये लेवल्स भी दिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप लॉन्ग हो सकते हो। और इस गैप को ही स्टॉप लॉस रखिए जो मैंने कहा 1860, और होल्ड फॉर लेवल्स अराउंड 1960 to 1965। बिजली कोटक बैंक्स फाइनेंशियल्स पर एक्शन है। ऑटोमोबाइल पैक IT सेक्टर में भी मूव्स नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे आगे कल ही की तरह निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज भी खड़ा है। कई सारे स्टॉक्स, फिनिक्स लिमिटेड, ओबरॉय रियल्टी, शोभा लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज। किरण, रियल एस्टेट पैक में हम देख रहे हैं, पिछले हफ्ते हमने देखा 3 महीने की ऊंचाई पर था इंडेक्स, और ये इंडेक्स जो है लगातार मजबूती दिखाते हुए। रियल एस्टेट सेक्टर में इन तमाम स्टॉक्स में से कोई ट्रेड आपके हिसाब से बनते हुए? के अंदर जिस तरह से हम ब्रेकआउट देख रहे हैं, DLF वाज द प्रीफर्ड पिक, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट वीक में हमने फिनिक्स मिल के बारे में बात की थी 1350 के आसपास, वो हमारा प्रीफर्ड कॉल था। वहां से हम देख रहे हैं कि अभी 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक पैटर्न है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, साथ ही साथ अब राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन में, और जिस तरह से वॉल्यूम हो रहा है और वो भी डिलीवरी मार्किंग के साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। तो फिनिक्स मिल आई वांट टू रीरेट कि कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओवरऑल जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, वी एक्सपेक्टिंग 1500 काइंड ऑफ अ टारगेट पोजिशनल वे में, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो कहीं ना कहीं 1370 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके फिनिक्स मिल में ध्यान रख सकते हैं। सो रियल एस्टेट में फिनिक्स मिल इज अवर प्रीफर्ड पिक। स्टॉप लॉस 1500 तक के टारगेट्स फिनिक्स मिल्स में। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में BSE लिमिटेड के चार्ट्स को लेकर आए, और पिछले 5 सेशंस की मजबूती को अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 15% की तेजी दिख चुकी है, और आज भी किरण BSE लिमिटेड का स्टॉक 4% की तेजी दिखा रहा है।
सो बीएसई लिमिटेड का चार्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था। लास्ट 2 दिन पहले उसका ब्रेकआउट आया और कल हमने देखा एक फॉलो बाइंग एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं ना कहीं 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आज उसी के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। जिस तरह की चार्ट पैटर्न है कोई भी डिप आता है डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। और अगर टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से देखें तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा बन रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप अग्रेसिव लॉन्ग करके जाना चाहो तो करके जा सकते हो। जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 480 के नीचे का मेंटेन करना है। सो कोई भी डिप आया करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली लॉन्ग कीजिए। 560 प्लस के टारगेट हम बीएसई लिमिटेड के ऊपर देख रहे हैं। सो काफी अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट है, डेफिनेटली इसमें अग्रेसिव लॉन्ग करके जा सकते हैं। इसे यहाँ से लॉन्ग करने की सलाह देंगे, लेकिन एक बार फिर से रिविजिट करते हैं उस स्टॉक को जिसकी हम बात कर रहे थे, रेमंड्स। अभी बात कर रहे थे तो 5% था, इस वक्त आप रेमंड की मूव देखें तो लगभग 6% तक की मूव है। तो स्टॉक तो चल रहा है, देखना होगा कि क्या कुछ आज निकल कर आता है। लेकिन इस बीच मारुति के कल नंबर्स आए, उस फ्रंट पे मैनेजमेंट की कई सारी कमेंट्री आई। इनफैक्ट पैट के फ्रंट पे उन्होंने स्मॉल कार सेगमेंट में एसयू में नए लॉन्चेस की भी बात की, सेमीकंडक्टर को लेकर भी कुछ इश्यूज की बात की। एक बार आपको एक मैनेजमेंट का एक व्यू सुनवाते हैं। इंटरेस्ट रेट भी बहुत बढ़ गए, स्लो डाउन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। मगर यहाँ पर अपने हिंदुस्तान में हालांकि इंटरेस्ट रेट रिजर्व बैंक ने बढ़ाए पर इतना ज्यादा नहीं बढ़े, और एक जी इन्फ्लेशन कंट्रोल में गवर्नमेंट ने और रिजर्व बैंक ने दोनों मिलके जो काम किए उसके वजह से स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट काफी बना रहा। और कि हम लोग सब बाकी दिक्कतें देखते हुए भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा पाए, अपने मुनाफे को बढ़ा पाए और एक्सपोर्ट बढ़ा पाए, सब कुछ कर पाए पिछले साल। सो आई थिंक जब गवर्नमेंट इस चीज में अच्छा काम करती है और स्टेबल एनवायरनमेंट को बनाती है तो उसमें सबका फायदा होता है। चलिए, तो आपने ये आरसी भार्गव की बात सुनी, बहुत कम रेयर अब उनकी व्यू मिल पाते हैं, लेकिन मारुति के नंबर्स पर वो अपना एक रिएक्शन दे रहे थे। इनफैक्ट एक बड़ा मार्क भी कंपनी ने टच बेस किया जो 1 लाख करोड़ टर्नओवर का मार्क है। तो और स्मॉल गाड़ियों की डिमांड वहाँ थोड़ी स्टिगनेंसी ज़रूर है कंपनी के लिए, लेकिन नए लॉन्चेस इज एक्साइटिंग फॉर द कंपनी। लेकिन एट द सेम टाइम आप इस वक्त देखें तो अब कंज्यूमर ब्रांड्स कुछ ऊपर आए हैं, निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर आया, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, इनमें कुछ मूव दिख रही है। क्या आईटीसी, खैर ऑलरेडी ये फंडामेंटली प्रूवन है कि 500 तक की, नॉट द प्रूवन इज राइट वर्ड, बट फंडामेंटली कई सारे रीजंस जैसे साइट किया गया कि आईटीसी की चाल अभी पोजिशनली आपको एक व्यू बनाना चाहिए, पर ट्रेडिंग के लिहाज से जिसने ऑलमोस्ट 390 380 के पास लिया हो, क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले कुछ, या फिर अभी भी ट्रेडिंग गेन्स मिल सकते हैं? जी नहीं प्रियंका, इसको बिल्कुल आप होल्ड करके चलें। अगर आपने 380 390 के आसपास लिया है, कहीं भी चार्ट में ऐसी कोई वीकनेस की इंडिकेशन नहीं है, इनफैक्ट मोमेंटम है, एवरी डे वी सी पॉजिटिव फॉलो थ्रू। तो मेरे हिसाब से 425 के टारगेट्स के लिए तो एटलीस्ट आपको इसको होल्ड करना चाहिए। उसके आसपास आप पार्शियल बुकिंग कर लें। बट जैसा मैं कहता हूँ, टिपिकली द बेस्ट वे टू राइट दिस इज टू यूज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 405 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाए, तो अगर मान लीजिए स्टॉक डिप भी करता है तो भी एटलीस्ट आप प्रॉफिट में निकलेंगे। बट कहीं भी भाई फिलहाल वीकनेस की इंडिकेशन है नहीं, हल्का सा ओवरस्ट्रेच्ड है ऑन द आरएसआई, बट देयर स्टिल अ लॉट ऑफ रूम टू गो फॉर द स्टॉक। तो मेरे हिसाब से 425 के लेवल तक तो आप इसको बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। करीब उसके आसपास अगर आप 50% प्रॉफिट बुक करना चाहें, दैट विल नॉट बी अ बैड आइडिया। इनफैक्ट आईटीसी में व्यू ये बन रहा है, जब वीएसटी इंडस्ट्रीज की नेगेटिव न्यूज आई थी तब भी हमने आपको ये बताया था कि अगर इसकी वजह से कुछ नेगेटिव मिले तो ज़रूर पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि उसके जो बाकी धंधे हैं, कंज्यूमर, होटल्स, एग्री, धमाकेदार चल रहे हैं। सिगरेट तो चल ही रहा है, और ये 375 तक चला गया था अभी करेक्शन के बाद, 390 95 वाला, और 3-4 महीने में पूरा इसका कंसोलिडेशन ओवर होता हुआ नजर आ रहा है। वहां से ब्रेकआउट मारा है, तो देखते हैं कहाँ रुकता है। ओवर ऑप्टिमिस्टिक लोग तो 600-700 तक की बातें भी करते हैं, 1-1.5 साल 2 सालों का व्यू लेके, क्योंकि इसकी जो सारे धंधों की अगर आप सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन देखें तो उतनी बनती है। बट वो दिल्ली दूर है, वो थोड़ा दूर है मामला। लेकिन कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां बात नहीं हो रही है लेकिन साइलेंटली चीजें इंप्रूव हो रही हैं, और वो है टाइल और सिरेमिक कंपनीज। आप लेके आइए कजारिया, लेके आइए सोमानी और ओरिएंट बेल। ये 3 अलग अलग तरीके, एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप। अब इनके 1 महीने का ग्राफ लेके आइए और हम किरण के साथ डिस्कस करेंगे।
कजारिया आज भी 2.5% ऊपर, ये इंडस्ट्री लीडर है। मैंने तीनों वैरायटी दी है आपको, ये देखिए नीचे से घूम गया स्टॉक। ओरिएंट वेल का 1 महीने का लेके आइए डायरेक्टर साहब, और सोमानी का भी 1 महीने का लेके आइए। ये देखिए ओरिएंट वेल 10% 1 महीने में। अब सोमानी 6.5%, सबसे कम चला है कजारिया, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें मूवमेंट आना शुरू हो गया। किरण बताएंगे कि सिरेमिक कंपनीज में कहाँ पे प्ले बनता है प्योरली चार्ट्स के बल पे। किरण। सो ओवरऑल कजारिया आपने जिस तरह से बताया, तो कजारिया हमारा प्रीफर्ड पिक भी था। हमने देखा था कि टेक्निकली एक ब्रेकआउट इसमें पोस्ट कोविड आया था कहीं ना कहीं 1000 के आसपास। उसके बाद स्टॉक ऊपर में 1350 1360 तक गया, डबल टॉप बनाया वहां पे। उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक एक टाइम करेक्शंस के अंदर है। अब जिस तरह के चार्ट पैटर्न हमें लग रहा है, जैसा आपने बताया कि 100% टेक्निकली, सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन जोन या टाइम करेक्शन था वो कंप्लीट होने को आया है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो 1000 का प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था उसको सपोर्ट के नाते काफी अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है। हमने मिड ऑफ 2022 देखा था कि स्टॉक मल्टीपल टाइम 1000 के आसपास आया, और वहां से अब जिस तरह का अपमूव हम देख रहे हैं, लग रहा है कि कजारिया एक बड़े अच्छे अपमूव के लिए तैयार हो रहा है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, स्टॉक अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। और लास्ट 2 दिन से जिस तरह से वॉल्यूम हो रहा है, या इनफैक्ट लास्ट 1 महीने से जिस तरह से वॉल्यूम हो रहा है, एवरेज 20 डेज वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो भी ऊपर की तरफ है। तो कहीं ना कहीं कजारिया हमें काफी अच्छा बैट लग रहा है। जिस तरह से स्टॉप लॉस हमने बताया कि 1000 के नीचे हमें मेंटेन करना है, और जो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो एक 1180 का रहेगा। जैसे 1180 का लेवल क्रॉस होता है उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट अगेन 1300 काइंड ऑफ अ टारगेट ऑन कजारिया सिरामिक। सो कजारिया सिरामिक लुक्स प्रिफर्ड पिक इन दिस सिरामिक इंडस्ट्री। कजारिया पसंद आता है आपको? किरण से थोड़ी देर पहले जब SBI लाइफ पे भी ट्रेड पूछ रहे थे तो वो लगभग बता रहे थे कि यहाँ से लॉन्ग करें। 1.5% तेज है SBI लाइफ। किरण, आपका ये ट्रेड भी ठीक है। कुछ और काउंटर्स, बजाज फिनसर्व के भी नंबर्स आने हैं। मेजॉरिटी ऑफ द प्ले हो गया है बजाज फिनसर्व में नंबर, क्योंकि मूव बजाज फाइनेंस के साथ ही साथ चली है इसमें भी। कुछ बजाज फिनसर्व को लेंगे? देखिए मुझे लग रहा है यहाँ पे मूव बाकी है। इनफैक्ट स्टॉक भी कहीं ना कहीं रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है, इसीलिए एक कंसोलिडेशन रेंज में चला गया है। अगर मैं देखूँ तो 1350 के जो लेवल्स हैं यही इसके लिए रेजिस्टेंस जोन्स हैं, इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आई थिंक द स्टॉक इज ऑल्सो वेटिंग फॉर द ट्रिगर ऑफ रिजल्ट्स। उसके बाद हम एक व्यू बना सकते हैं। टिपिकली रिजल्ट्स के अराउंड हम सजेस्ट नहीं करते कि आप पोजीशन लें, बिकॉज स्टॉक वॉलेटाइल हो जाता है। सिर्फ टेक्निकली अगर बात करें तो 1350 का जो गैप है वो फिल होता हुआ नजर आया है। ओवरऑल ट्रेजेक्टरी इसकी पॉजिटिव है, तो मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि स्टॉक में यहाँ से अपसाइड अभी भी बाकी है, मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है टू 1380 एंड 1420 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक के लिए। तो फ्रेश एंट्री लें तो यहाँ पे आप 1320 ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के चलें। बट रिजल्ट्स हैं तो अपना रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल ध्यान में रख के चलें या पोजीशंस लाइट रखें। LTTS देखा आपने? टॉप गेनर बन गया इस समय। हमने आपको सुबह ही बताया था LTS पे आप ध्यान रखिए। इनफैक्ट मिड कैप IT में जो KPIT, कोफोर्ज, LTTS, परसिस्टेंट, सबके नतीजे बढ़िया आ रहे हैं। निकुंज भी आपको सुबह बता रहे थे, और इसमें री रेटिंग हो रही है। एक अच्छा करेक्शन का फेज ऑलरेडी निकल चुका है, बट LTTS में फ्रेश पोजीशंस आपको लॉन्ग पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। प्रशांत है हमारे साथ। प्रशांत, LTTS जरा चार्ट पर चेक करेंगे? जी बिल्कुल। तो अजय जी, अगर हम अभी देखें तो 3630 इस रेंज पे हम है, और मुझे लग रहा है जिनके पास लॉन्ग्स है वो 3600 से ट्रेल करें। जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो थोड़ा सा वेट कीजिए और 3655 3655 के ऊपर एंटर कीजिए। टच एंड गो एंट्री भी हो सकती है, क्लोजिंग की जरूरत नहीं। 3655 के ऊपर स्टॉप लॉस आप रखेंगे 3620, ऑलमोस्ट 1% रिस्क। मुझे लग रहा है उसके ऊपर एक करीबन 3740 तक के जोन दिखा सकते। ओके, रिएक्शन देखिए 6% पूना वाला आप लेके आइए। जबरदस्त थी कहीं ना कहीं जहां जहां पे रिजल्ट्स, ये पूरा रिजल्ट प्ले वाला बिजनेस चल रहा है इस समय, इसीलिए हम आपको सुबह आके बता देते हैं कहां पे रिजल्ट बेस्ड काम होने वाला है। आज HUL के रिजल्ट्स हैं, और HUL की कमेंट्री, अगर आप टाटा कंज्यूमर की कमेंट्री को ध्यान दें कि अच्छी आई है। स्टॉक नीचे है क्योंकि बाजार की उम्मीदें थोड़ा कमजोर हैं, लेकिन किस लेवल्स पे बाय बनता है किरण HUL रिजल्ट के पहले? या शॉर्ट है, ये कमजोर है?
सो एक्चुअल की अगर बात करें तो ना ही शॉर्ट ना ही लॉन्ग, आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। रिजल्ट के आगे हैवीवेट स्टॉक है और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कंपैरिजन की कि भाई टाटा कंज्यूमर के साथ जिस तरह की कमेंट्री आई थी, एक्चुअल की कमेंट्री किस तरह से आ सकती है, बट मेरे हिसाब से जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करे तो कहीं ना कहीं बेरिश पैटर्न है। लेकिन रिसेंटली जो बॉटम बनाए थे उसके ऊपर हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो एक कंडीशनल लेवल है। जब तक 2430 2440 का लेवल तोड़ता नहीं है एक्चुअल, तब तक मेरे हिसाब से कोई शॉर्ट तो नहीं बन रहे, लेकिन वो काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर उस सपोर्ट के आसपास स्टॉक आता है रिजल्ट के बाद और सस्टेन होता है, सो आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। कोई भी गिरावट आती है 2420 2400 के लेवल के बीच में, तो वहां पर आप एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस हमें 2400 के नीचे क्या रखना है। सो रिजल्ट के बाद आई वुड सजेस्ट के कोई भी डिप आता है आप लॉन्ग करके जाइए, 2400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, ये राय आपको इस वक्त मिलती हुई दिख रही है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे ऑटोमोबाइल प्लेस, ऑटो एंसिलरी, ये सारे के सारे स्पेसेस हैं जिस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। और अब हमारे साथ मारुति सुजुकी के ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। शशांक, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त अगर ऑटो सेक्टर की ही बात करें, कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे ट्रिगर्स हैं। डिमांड को लेकर तो है ही यहाँ पर ट्रिगर्स जिस पर नजर है, लेकिन नए लॉन्चेस भी हैं जिस पर फोकस रहता है। कैसे दिख रहा है इस वक्त आपका बिजनेस? इस समय तो ठीक है, क्योंकि अगर आप जो पैरामीटर्स हैं डिमांड के, बुकिंग्स हैं या इंक्वायरी लेवल हैं, वो अच्छे लेवल पे हैं। और जैसे आपको पता है हम इस महीने हमने अभी फ्रॉन्क्स लॉन्च करी है और अगले महीने 3 हफ्तों के अंदर हम जिमनी लॉन्च करेंगे, तो उसकी भी इंक्वायरी लेवल बहुत अच्छी है। और इस समय डिमांड पैरामीटर्स मैं कहता हूँ स्टेबल हैं। थोड़ा सा बुकिंग के उसमें देखें तो हल्की सी गिरावट है बुकिंग्स में, लेकिन अदरवाइज आई थिंक दे आर मोर और लेस स्टेबल। फैक्ट आपने शशांक जी गुड मॉर्निंग, आपने उम्मीदों से बेहतर नंबर दिखाए, बट बाजार जो है ना वो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है और बाजार को भनक लग गई थी कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और इम्प्रूव हो रही हैं मारुति में। आपने अपने गैप्स को प्लग किया और स्टॉक भी बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ ये जो 10 लाख गाड़ियों की कैपेसिटी एडिशन आपने बताई है, इसका अगर आप ब्रेकअप शेयर कर सकें, किस तरह की गाड़ियों की ज़्यादा डिमांड आ रही है, उसी से आप पीछे अपनी कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे होंगे, तो अगर उसका कुछ फ्लेवर शेयर करें। देखिए, ये जो कैपेसिटी प्लानिंग है ये कुछ साल आगे की मुस्तकबिल में है, ये मुस्तकबिल करीब में नहीं है, ये काफी आगे की प्लानिंग होती है। और इसलिए यहाँ पे मॉडल वाइज जो डिमांड पैटर्न है वो हम उतनी गहराई से नहीं उसको प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने भी एक्सप्लेन किया था कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि जो हमने डिमांड पैटर्न्स जो प्रोजेक्ट किए हैं उसको देखते हैं, उसको नजर में देखते हुए हमें लग रहा है कि हमारे को एक प्लांट की शायद और जरूरत है, और यही हम एग्जामिन कर रहे हैं कि 1 बिलियन की प्लांट की को हम कैसे उसको यकीनी बनाएं। तो ये कोई मॉडल वाइज का प्रेडिक्शन थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है इस समय, गैर मुनासिब भी होगा यहाँ पे उसको बयां करना। लेकिन ये जरूर है कि ओवरऑल डिमांड में हमने देखा है वो गैप है, और यही वजह है कि बोर्ड ने वो कल जो है वो अप्रूवल दी है इसको आगे तफसील से इस पे तहकीक करने की। मॉर्निंग शशांक जी, आपकी जो डिफरेंट कमेंट्री को हम पढ़ रहे थे उसमें जो रिजल्ट्स में एक बात ये भी आई कॉन कॉल में कि सेमीकंडक्टर, हालांकि इस वर्ड को अब ज़्यादा याद नहीं किया जाता, पिछले साल ज़रूर सेमीकंडक्टर की दिक्कतें, इनकी बात ज़्यादा की जाती थी, लेकिन आपने ज़रूर इस बात का जिक्र किया है आपकी कंपनी ने कि अगले 3 क्वार्टर के बाद बेहतर होती हुई दिखेगी। अभी फ़िलहाल सेमीकंडक्टर की दिक्कतें, रिकवरी उस तरह की एक्सपेक्टेड नहीं है। इस पर थोड़ी और डिटेल बताएं, 3 क्वार्टर तक आपको किस वजह से, क्या बड़े रीजन है कि आपको लगता है कि सिचुएशन बेहतर हो जाएगी? तो मैं सबसे पहले एक बात वाजे कर दूं यहाँ पे कि जो सेमीकंडक्टर की कंपोनेंट अवेलेबिलिटी की विजिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। मतलब कि हमें हर हफ्ते इसका एक अपडेट मिलता है, जिसके बाद हम उसको एक रोलिंग बेसिस पे अपने आगे की वॉल्यूम्स को हम प्रेडिक्ट करते हैं। अगर आप माजी में देखें, ये जो मुश्किलात हैं ये सेमीकंडक्टर के मुताल्लिक, इनकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2021 में। तब हम सिर्फ 40% अपना प्रोडक्शन प्लान का यकीनी बना रहे थे, लेकिन बाद में ये करीब 90 से 95% के बीच तक चला गया।
फिर भी अगर आप देखें तो 5 से 7% अभी भी ऐसे ये शॉर्टेज है, जिसकी वजह से हम कुछ मॉडल पूरी तरह से नहीं बना पा रहे हैं डिमांड के मुताबिक, जैसे अर्टिगा या एक्सेल 6 या ग्रैंड विटारा या ब्रेजा या डिजायर या बेलिनो। ये ऐसी कई बहुत अच्छी बेस्ट सेलिंग व्हीकल्स हैं जिसका हम पूरा डिमांड को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और ये हमें लग रहा है कि अब जैसे हमने कल इसका ऐलान भी किया कि पिछले वर्ष में, यानी जो गुज़िश्ता 22-23 का माली साल था, उसमें हमने 1,70,000 गाड़ियों का जो है हम नहीं बना पाए सेमीकंडक्टर की वजह से, और क्वार्टर 4 में ये आंकड़ा जो है 38,000 के करीब था। तो ये शॉर्टेज हम देख रहे हैं Q1 में, इस जो रवा माली साल है 23-24 का, यानी अप्रैल में जून क्वार्टर में भी हम देख रहे हैं इस शॉर्टफॉल को, और आगे हम ये नहीं बता पा रहे हैं एग्जैक्टली कब ये 100% पे हम कंफर्टेबल रहेंगे इसके मुतालिक, बिकॉज क्योंकि इसकी विजिबिलिटी हमारे पास कम है। लेकिन हाँ, हमें ये जरूर एक इत्ला है, और हम बिल्कुल इस बात के श्योर हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में, यानी दूसरे क्वार्टर ऑनवर्ड्स, इसमें बेहतरी आएगी। ओके शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपके शेयर होल्डर, आपके कंज्यूमर्स तो खुश रहते ही हैं, लेकिन आपके शेयर होल्डर्स भी ज़बरदस्त तरीके से खुश हमेशा रहते हैं, और ट्रेडर्स थोड़ा बीच में परेशान हो गए थे तो उनको भी आपने खुश कर दिया। आके बहुत बहुत शुक्रिया। बट आपने इनकी ग्रैंड विटारा देखी है लेटेस्ट वाली, गजब, मैं तो फैन हो गया हूँ उसका। बहुत ही शानदार गाड़ी है। तब भी आप काफी एक्साइटेड थे। आजकल इतना दिख रही है रोड पे, रोज मैं आता हूँ ग्रैंड विटारा पे नजरें रुक जाती हैं। लेकिन आगे चलते हैं और हम बात करते हैं मैनकाइंड फार्मा की। एक बड़ा फार्मा IPO जो बाजार में इस समय खुला हुआ है, आज लास्ट डेट है। लेकिन खास बात क्या है? खास बात ये कि वो डोमेस्टिक फार्मा स्टोरी है। आपने देखा होगा कई बार हमने चैनल पे ET Now पर भी, यहाँ भी निकुंज ने ये बातचीत की कि डोमेस्टिक फार्मा स्टोरी आउट परफॉर्म कर रही है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को, और ये बहुत बड़ी कंपनी है, देश की चौथी 5वीं बिगेस्ट कंपनी है फार्मा की, और डोमेस्टिक फार्मा स्टोरी है। IPO खुला हुआ है इस समय। अब ये क्रॉनिक केयर में भी जा रहे हैं, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं, और ऑफकोर्स कंज्यूमर ब्रांड तो है ही, बहुत ही शानदार। सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए कि आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। हमारे व्यूअर्स IPOs में काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, और एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैनकाइंड में पैसा लगाया जाए। सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने एनालाइज कर लिया होगा, कमेंट्री भी सुनी होगी मैनेजमेंट की यहाँ हमारे चैनल पे। आप क्या एडवाइस करेंगे व्यूअर्स को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस IPO के बारे में? देखिए, आप कहते थे 4th लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है, फोकस कंप्लीटली डोमेस्टिक मार्केट पे है, और ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी आज के दिन में माना जाएगा, क्योंकि जैसे हम सब लोग जानते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, पर्टिकुलरली US जो सबसे बड़ा फार्मा मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारे दिक्कतें हैं, प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस माहौल में डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में जो दिग्गज कंपनीज है डोमेस्टिक मार्केट पे जिनका कंप्लीट फोकस है, वो डेफिनेटली प्रेफर्ड पिक है, और ये रहा है हमारा कुछ दिनों से। इसी क्षेत्र में दिग्गज कंपनी मैनकाइंड फार्मा, जो कि अनलिस्टेड स्पेस में था, अब लिस्टेड स्पेस में आ रहा है। तो हम लोगों ने इसको कंपनी को पहले से ही जानते थे, बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी ने स्टेक लिए थे, कुछ ने एग्जिट भी लिया है, कुछ अभी एग्जिट ले रहे हैं थोड़ा बहुत पार्शियली। तो इस कंपनी का मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छा है, और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी अपनाया है ग्रोथ के लिए, जो कि साफ नजर आता है अगर इनका आप हिस्ट्री स्टडी करेंगे, जैसे इन्होंने अपना ब्रांड को एस्टैब्लिश किया है मार्केट में। और खास बात यहाँ पे अभी ये है कि जो क्रॉनिक एलिमेंट्स है, जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है, जो फॉर्मुलेशंस का, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का, वहाँ पे इन्होंने ध्यान दिया है। तो आने वाले दिनों में इनका मार्जिन फर्दर इंप्रूव होने की संभावना है। इसके अलावा कंज्यूमर हेल्थ केयर क्षेत्र में भी अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इनके हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही बेहतरीन R&D का नतीजा है। वैल्यूएशन की अगर बात करें, उसमें भी अगर हम ध्यान दें तो ऐसा कुछ बहुत ही आउट ऑफ द सिंक वैल्यूएशन नहीं मांग रहे हैं। जो अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड है, वहाँ पे भी जो वैल्यूएशन हो रहा है वो भी एक रीजनेबल वैल्यूएशन माना जा सकता है, कंसीडरिंग मैनकाइंड्स परफॉर्मेंस, मैनकाइंड पोटेंशियल। वैल्यूएशंस को आपने टच बेस किया, उस पर ही विस्तार से थोड़ा डीप डाइव कर आपका अप्रोच हम जानना चाहेंगे। वैसे तो इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम FY22 में आप सेकंड लार्जेस्ट नजर आए, और साथ ही आप 8वीं लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से। पीयर कंपैरिजन की अगर बात करें, वैल्यूएशंस के लिहाज से अपने पीयर्स से किस तरह इस वक्त सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको?
में ये हम हमेशा देख रहे हैं, हमेशा तो नहीं कहूंगा, पिछले करीब 6-8 महीनों से देख रहे हैं कि डोमेस्टिक बिजनेस जिनका ज्यादा है वहां पे मार्केट का फोकस है, निवेशक का फोकस है, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ है और जो ग्रोथ इंटरनेशनल मार्केट ग्रोथ को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए इसी क्षेत्र में जिन कंपनीज हैं उनका कामकाज पे ध्यान देना पड़ेगा। और मैं ये कहूंगा कि अगर आप जो दिग्गज कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा ऐसे कंपनीज से कंपेयर करें तो मैं ये कहूंगा कि शायद कंपैरिजन सही नहीं होगा, क्योंकि ये लोग यूएस में बहुत बड़ा बिजनेस है जहां पे बहुत सारी दिक्कतें हैं और लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी उनके बिजनेस में है। और अगर आप डोमेस्टिक स्पेसिफिक बात करें और वहां पे मैनकाइंड का परफॉर्मेंस देखें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें और जो पोटेंशियल है एक्सपेंशन का उस पर अगर ध्यान दें, मार्जिन इंप्रूवमेंट के जो अपॉर्चुनिटी है उस पर अगर ध्यान दें, तो हम लोगों को लगता है कि वैल्यूएशन जो मल्टीपल्स के हिसाब से भी बहुत ही रियलिस्टिक वैल्यूएशन पे इशू आ रहा है और अपसाइड विल बी देयर ऑन द टेबल लंबी अवधि के लिए जो निवेशक है उनके लिए। मैं जो लोग स्ट्रैटेजी लेते हैं लिस्टिंग पे एग्जिट करेंगे उनकी बात मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। पर अगर कोई निवेशक 1 साल के लिए फार्मा में निवेश करना चाहते हैं तो मैनकाइंड एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है निवेश करने का। अगर परफॉर्मेंस ऐसा ही चलता रहा तो 1300 रुपए का टारगेट हम लोग का है 1 साल के लिए। राइट, थैंक यू सो मच मिस्टर सुदीप, ये इस पूरे मैटर पर अपना व्यू बताने के लिए। तो 8वीं बड़ी फार्मा कंपनी बन सकती है मैनकाइंड फार्मा, जो वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट लगा रहे हैं, और सुदीप जी को लगता है कि 1300 तक का टारगेट 1 साल में इस स्टॉक में आप अचीव कर सकते हैं। तो आपके सामने मैनकाइंड फार्मा में कई सारी ब्रोकिंग फर्म्स की भी रिपोर्ट है सब्सक्राइब करने की, और सुदीप भी इसे वैलिडेट कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब खबर आईडीबीआई बैंक से जुड़ी हुई। आईडीबीआई बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर स्ट्रीट के पास काफ़ी एक्साइटमेंट भी रहती है। इस न्यूज़ के चलते स्टॉक में मूवमेंट भी हर बार आती है। इस वक्त 2 खबरें हमारे पास, प्रकाश और अंकुर दोनों के पास एक एक खबर आईडीबीआई बैंक को लेकर है। इनकी बोलियां कब बोलियां बुलवाई जा सकती हैं, एक्सपेक्टेड बायर्स कौन हो सकते हैं, उनकी लिस्ट क्या है, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल इन्फॉर्मेशन पहले प्रकाश से समझते हैं, फिर अंकुर के पास जाएंगे। प्रकाश बताएं क्या डिटेल आपके पास है। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि आईडीबीआई बैंक की जो विनिवेश प्रक्रिया है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है और सरकार ने इसके लिए जो रणनीति तैयार की थी ये पूरी प्रक्रिया उसी के साथ आगे बढ़ रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इस बात को लेकर होपफुल है कि आईडीबीआई बैंक की जो विनिवेश प्रक्रिया है वो इस साल दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। और दीपम को इस बात की उम्मीद है कि आईडीबीआई बैंक के लिए मल्टीपल फाइनेंशियल बिड्स जो हैं वो मिलेंगे। इस वक्त इस विनिवेश प्रक्रिया पर ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल यूआई स्टेज के दौरान इन्वेस्टर्स ने कुछ क्वेरीज उठाए थे, उस पर ड्यू डिलिजेंस की जा रही है और ये जो प्रक्रिया है वो दूसरे स्टेज तक भी जारी रहेगी। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि दीपम इस बात की योजना तैयार कर रहा है कि इस साल जुलाई महीने तक आईडीबीआई बैंक की के लिए जो फाइनेंशियल बिड्स हैं वो इन्वाइट किए जाएंगे। साथ ही साथ फाइनेंशियल बिड्स इन्वाइट करने से पहले तो जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको मद्देनज़र रखा जाएगा, चाहे वो डोमेस्टिक हो या ग्लोबल हो, क्योंकि ठीक है। तो जुलाई में बिड्स मंगवाई जा सकती है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो कई सारे लोगों से आया था, कई बड़े बायर्स से आया था। आपके पास अंकुर क्या इन्फॉर्मेशन है? जी हाँ, सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल चुकी है। जो पोटेंशियल बिडर्स हैं उनको नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए हमें सूत्र यही बता रहे हैं कि जो अभी जो मंजूरी है वो प्रिलिमिनरी है। मतलब यही है कि आगे जब भी रेगुलेटर को किसी भी तरीके की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी या फिर जहां पर भी कोई भी डाउट होगा तो वो पोटेंशियल बिडर से रीच आउट कर सकते हैं और ये प्रक्रिया जब तक कि डाइवेस्टमेंट चल रहा है तो ये चलती रहेगी। इसके अलावा हमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो पोटेंशियल बिडर्स को डेटा रूम का एक्सेस है, मतलब कि जो आईडीबीआई बैंक की डिटेल्स का एक्सेस है वो दे दिया जाएगा ताकि वो आगे जाकर इसकी जो फाइनेंशियल बिड है वो सबमिट कर पाएँ। उसके लिए आरएफपी जो है वो सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा और इसकी जो जानकारी है वो दीपम बहुत जल्द पोटेंशियल बिडर्स हैं जो आईडीबीआई बैंक के उनको दे देगा। इसके अलावा अगर स्टेक सेल की बात करें तो ये अगले चरण में पहुंचने वाला है। मतलब इसके बाद बोलियां मंगवाई जाएंगी
और इसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। जो ओवरऑल हिस्सेदारी है सरकार की करीब 60% से ज़्यादा की है और उम्मीद यही है कि जो अभी का मार्केट कैप है उसके हिसाब से कम 30,000 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा की बोली IDBI बैंक के लिए आए। तो ऑल इन ऑल अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रिलिमिनरी ग्रीन हर्डल है वो मिल चुका है और IDBI बैंक का स्टेक सेल अब अगले चरण में बहुत ही जल्द पहुंचने वाला है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश और अंकुर, आप दोनों से इंतजार रहेगा इस पर अपडेट का।